Okay, Ji. So we're talking about the memory. So we do have some memory internal to the CPU. तो CPU के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, वी डू हैव रजिस्टर्स. ठीक है. रजिस्टर्स के अलावा वी डू हैव कैशेस, और कैशे में भी इसी तरह L1 कैशे है, देन वी डू हैव L2 कैशे, एंड these days we do have L3 कैशे as well. तो ये कैशेस जो हैं दे आर आल्सो नाउ इंटरनल ऑन टू द चिप. सीपीयू ऑन चिप कैशेस हैं, ऑफ चिप पहले होती थी तो वो सीपीयू के नीचे लगती थी जिस जगह पर. देन वी हैव रोम एंड डी रैम्स. ये सारी की सारी जो है ना, दिस इज इन जनरल दिस इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. बट यहाँ पे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई हुई है कि इनसाइड सीपीयू एंड इन जनरल इंटरनल मेमोरी. देन देयर इज एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी से मुराद होती है कि दिस होल मेमोरी इज एक्चुअली ऑन बोर्ड मेमोरी. ठीक है, ये बोर्ड के ऊपर जितनी चीज़ें आ रही हैं आपके मेन बोर्ड पे या मदर बोर्ड पे, उस पर आ रही हैं. देन यू डू हैव एक्सटर्नल्स. उनमें क्या आ जाती हैं जनाब, उसके अंदर आपकी यू कैन हैव हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, आपकी आपकी SSDs हैं, देन यू हैव एनी अदर मैग्नेटिक ड्राइव्स हैं, टेप ड्राइव्स हैं, ऑप्टिकल हैं. ऑप्टिकल काफ़ी कॉमनली यूज़ होती थी. इसी तरह एक्सटर्नल में फ्लैश स्टोरेजेस हैं जो रिमूवेबल ड्राइव्स हैं. ये भी रिमूवेबल है, ये भी रिमूवेबल है. ये जनरली फिक्स्ड होती हैं, ये भी जनरली फिक्स्ड होती हैं. तो ये डिफरेंट किस्म की जो है आपकी मेमोरीज की लोकेशन है. ऑब्वियसली क्लोजर द मेमोरी टू द सीपीयू इज गोइंग टू ब्रिंग लेसर लेटेंसी. अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस लोकेशन के हवाले से वो होता है लेटेंसी का, कि जी लेटेंसी कितनी है, टाइम कितना मिलता है. और दूसरा क्या हो जाता है, बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होती है कि कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है एक वक्त में. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसफर कर रहा है. अगर बैंडविड्थ अच्छी होगी, साथ लेटेंसी अच्छी होगी, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. तो जनरली ये जो करीब वाले होते हैं इनकी लेटेंसी तो वैसे कम होती है, बिकॉज लेटेंसी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. दो चीज़ें होती हैं लेटेंसी के अंदर, एक होती है स्पीड और दूसरा होता है डिस्टेंस. ठीक है, लेटेंसी के लिए जो दो मेजर फैक्टर होते हैं दे आर स्पीड एंड डिस्टेंस. तो स्पीड क्या है कि जी क्लॉकिंग रेट क्या है, और दूसरा डिस्टेंस कितना है. तो एक चीज़ अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करनी है और दूसरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करनी है, तो दे आर मोर चांसेस. अगर तो स्पीड सेम है तो इसकी लेटेंसी कम होगी, इसकी लेटेंसी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर स्पीड जो है वो आपकी डिफरेंस है, लेट्स से इसकी ये स्लो स्पीड है और ये फास्टर स्पीड वाला है, तो अब हमें देखना होगा कि जी स्पीड और लेटेंसी का क्या रिलेशन. अगर इसकी स्पीड 2 times है एज कम्पेयर टू दिस वन, लेट से इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है 2x, और इसका जो डिस्टेंस है वो है लेट, ठीक है, तो इवेंचुअली जो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा वो बराबर होगा, तो उनकी लेटेंसी बराबर होगी. क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड तो फास्टर है, सॉरी इसका स्पीड तो फास्टर है 2 times है, इसकी स्लो है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है. ठीक है, तो आपका इवेंचुअली जो दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा बराबर, तो इसलिए दोनों फैक्टर्स को देखा जाता है वंस यू सी द लेटेंसी. एंड लेटेंसी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर the performance of your system. So any component inside actually increases the chance of a very good performance because it actually decreases the latency. So closer the components, it gives you more chances of having a better performance. So you place your registers inside, and then eventually registers not only they are too much inside the CPU, but they also have a very very fast component. So eventually जो latency है registers की, it's really very good. ठीक है, तो बहुत अच्छी latency आपको मिलती है. इसी तरह L1 cache is generally very very fast, almost quite close to the CPU's speed. Then L2 cache is comparatively a bit slower than L1, but still it's faster than L3, and L3 obviously is slower than L2. फिर ये कि L3 के बाद you do have DRAMs. DRAM से generally ये faster होती हैं, but even you can have of the same speed या a bit slower speed than DRAM as well. क्यों? इसलिए कि चूंकि अगर स्पीड थोड़ी सी कम भी हो लेकिन ये सीपीयू के इनसाइड है, सो दे आर बफरिंग योर डेटा, टेम्परेरी स्टोरिंग योर डेटा क्लोजर टू द सीपीयू. ठीक है, तो सीपीयू के ज़्यादा क्लोज कर लीजिए, जबकि जो डी रैम है ये बाहर होती है, और ये जो रैम है ये मेन मेमोरी है, इसके अंदर आपका डेटा जो वो हर तरफ से आ रहा होता है, वो इन ड्राइव से भी मेमोरी में आ रहा है, यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ से वो सीपीयू को ट्रांसफर हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल. एंड
इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स और इनमें डिफरेंट एक्सेस मैकेनिज्म हैं, डिफरेंट स्पीड्स हैं, सो इट रियली मेक्स एन इम्पैक्ट. और जनरली ये जितनी स्टोरेजेस की बात करें, अगेन ये मेमोरीज या स्टोरेजेस जो हैं दे आर स्टिल विद इन द सिस्टम. यू कैन हैव एक्सटर्नल स्टोरेजेस एज वेल, बिल्कुल जो प्योर जो नॉर्मल में हम एक्सटर्नल बोलते हैं, जिसमें एक्सटर्नल ड्राइव्स भी हो सकती हैं. इवन यू कैन हैव फॉर या टेली डिस्टेंस या फॉर डिस्टेंस के ऊपर आपका जो है वो स्टोरेज हो सकती है. ठीक है, लाइक आप किसी रिमोट सर्वर से, एफटीपी सर्वर से भी अपनी स्टोरेजेस को एक्सेस कर सकते हैं. दूसरी चीज़ आ जाती है कैपेसिटी. कैपेसिटी कितनी है जी, आपका वर्ड साइज क्या है, और नंबर ऑफ बिट्स या बाइट्स जो हैं वो एक वर्ड के अंदर वो कितने. तो कितना डेटा जो है वो एक वक्त में स्टोर हो रहा है, कितना डेटा एक वक्त में फिर इवेंचुअली ट्रांसफ़र का भी होता है कि जी कितना डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है. सो दिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेमोरी परफॉर्मेंस. सो ये वही आ गया यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र. इंटरनल जो यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र है मोस्टली इट्स गवर्न्ड बाय द डेटा बस विड्थ. 64 बिट की डेटा बस होगी तो एक वक्त में मे बी एबल टू ट्रांसफर ओनली 64 बिट ऑफ डेटा, 8 बाइट्स ऑफ डेटा. ज़्यादा की होगी या कम की होगी तो उसी के हिसाब से होगा. एक्सटर्नल जो होती है दे आर जनरली बीन स्टोर्ड सॉरी ट्रांसफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ डेटा. वो अब आपकी हार्ड डिस्क से भी होते ही ब्लॉक्स में स्टोर है, तो जनरली यू आर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग योर होल ब्लॉक्स. इसी तरह आपकी जो फ्लैश स्टोरेजेज हैं या जो एसएसडीज हैं वो भी सिमिलर मैकेनिज्म यूज करती हैं एंड दे सेंड द डेटा लाइक दिस, ट्रांसमिट द डेटा. ठीक है जी. तो एड्रेसेबल यूनिट क्या होता है? एड्रेसेबल यूनिट वो है कि जो आपका स्मॉलेस्ट डेटा विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड. तो अब जिस तरह मेमोरी है तो मेमोरी के अंदर जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 1 बाइट. ठीक है, 1 बाइट जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर होता है. जो आपका हार्ड डिस्क होगी उसमें 1 ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है जी, 1 ब्लॉक जो है आपके हार्ड डिस्क के अंदर वो एड्रेसेबल होता है. इंटरनली जो कॉमन टर्म एक यूज होती है ज़्यादातर के अंदर, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वर्ड. ठीक है, तो वो वर्ड 2 बाइट का भी हो सकता है, 1 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है. तो डिस्क के अंदर आपके ब्लॉक्स, क्लस्टर्स वगैरह जो है वो आपके यूज हो रही होती है. एक्सेस मेथड, डिफरेंट किस्म के एक्सेस मेथड्स हैं जी. सिक्वेंशियल एक्सेस हो सकती है, डायरेक्ट एक्सेस हो सकती है, और रैंडम एक्सेस हो सकती है, और एसोसिएटिव एक्सेस हो सकती है. सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होती है जी? सिक्वेंशियल एक्सेस में डेटा जो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में होता है. इट्स मोर लाइक जिस तरह से आपकी टेप ड्राइव्स होती हैं जिनके ऊपर एक इस तरह से हेडर होगा, और जो डेटा है वो फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट टू दिस, इस तरह से एक रील सी होती है. और आपने जब भी जाना है यहाँ से वहाँ पहुँचना है, एंड इफ़ योर करंट लोकेशन इज़ दिस वन, और आपने यहाँ जाना है, सो यू हैव टू ट्रेवल ऑल थ्रू दिस, आपने सबसे गुजर के जाना होगा. तो वो जिस तरह आप कैसेट्स के अंदर जो है इसको फॉरवर्ड कर 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 करके यहाँ पहुँचाते थे, सो दिस इज़ व्हाट द सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज़. तो आपकी जो ऑडियो टेप्स थी उनके अंदर भी, जो वीडियो टेप्स थी उनमें भी इसी तरह जो डेटा टेप्स जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होती थी उनके अंदर भी सेम यही मैकेनिज्म था. सो यू डू हैव अ टेप ड्राइव विच एक्चुअली सेंड्स द डेटा, एंड यू एक्चुअली स्टोर द डेटा ऑन द एजेस ऑफ दिस टेप, की जो भी टेप मटेरियल होता है ऑन दिस टेप, और यू कैन स्टोर इट ऑन द बोथ वेज. तो जनरली यही हो रहा होता है कि आपको उसको दोनों साइड के ऊपर आप स्टोर कर रहे होते हैं, इन द ऑडियो टेप्स एंड इन द डेटा टेप्स, एंड यू कैन मूव इट टू एंड फ्रो. और जैसे मैंने कहा कि आपका जो एक्सेस है, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और अगला यहाँ पे, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. लेकिन अगला डेटा अगर साथ ही मौजूद है, सो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी लेस मोमेंट नीडेड. तो इस वजह से सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर टाइम जो है बड़े इंडिटर्मिनिस्टिक होते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कभी बहुत कम लगता है. और टाइम डिपेंड किस पे करता है? किसी भी एक्सेस पे डिपेंड ये करता है कि अगर मैंने ये डेटा एक्सेस करने जा रहा हूँ तो उससे पहले मेरी हेडर लोकेशन क्या थी. अगर तो हेडर यहाँ पे था तो जल्दी फैच हो जाएगा, अगर यहाँ था थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर यहाँ होगा तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे भी था और यहाँ से वापस आना है रिवाइंड वाला केस है तो भी मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मौजूद है तो इस जगह पे पहुँचने के लिए टाइम काफ़ी कम लगेगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सीक्वेंशियल एक्सेस. So access time depends on the location of data and previous location. So इनके अंदर ये आपस में इंटरडिपेंडेंसी है कि जब भी हम किसी डेटा को एक्सेस जा रहे हैं उसको
एक्सेस टाइम देखना चाह रहे हैं तो उसका एक्सेस टाइम हैवीली डिपेंडेंट है कि आपका करंट डेटा कहाँ है और प्रीवियस एक्सेस कहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, या इसके बिल्कुल करीब थी। तो जितना करीब होगी उतना ही आपका उसका इम्पैक्ट बेहतर होगा। दूसरा है जनाब डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, इट्स लाइक जिस तरह आप हार्ड डिस्क के अंदर एक्सेस करते हैं, it's a bit sequential but you actually quickly reach to a stage जहाँ से अपने डेटा को फेच करना होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, ये हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था। इस तरीके से आपके डिस्क के प्लेटर्स होते हैं, उन डिस्क प्लेटर्स के ऊपर आप डेटा को स्टोर करते हैं। ये यूं करके आपके मल्टीप्लेटर्स जो हैं ये जुड़े होते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स पे यूं करके आपके ट्रैक बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह इस प्लेटर पे भी बने होंगे, ट्रैक्स होंगे, और फिर यूं करके आपके सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक ऑफ डेटा को आप एक वक्त में जनरली फैच करते हैं, ठीक है। दिस वन ब्लॉक ऑफ डेटा। तो अब अगर आपको कोई एक्सेस आ रही है और यहाँ पे आपके इसका इसी तरह हेडर्स लगे होते हैं, हेडर्स में यूं होता है आपका, ये हेडर जो है इकट्ठे, ये पूरा जो है ना इसकी असम्बली ये इकट्ठे मूव करती है, हेडर की जो है, ठीक है। ये यूं मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है यहाँ और यहाँ जो है, ठीक है। तो होता क्या है, और इसकी जो मोशन है ये यूं बाय डायरेक्शनल होती है। तो प्लेटर्स जो है वो रोटेट करते हैं, वो यूं रोटेट करते हैं, ये भी इसी तरह रोटेट करेंगे, और सारे प्लेटर्स इकट्ठे रोटेट करते हैं, और ये भी सारे हेडर्स इकट्ठे मूव करते हैं। तो अगर आपका एक डेटा एलिमेंट इस जगह पर है और अगली एक्सेस आपने, नेक्स्ट एक्सेस जो है एक डेटा एलिमेंट इस जगह पर है और नेक्स्ट एक्सेस जो है वो आपने अगर इसके साथ ही करनी है, सो जस्ट नीड टू स्लाइटली मूव योर प्लेटर लाइक दिस। लेकिन अगर एक एक्सेस यहाँ की है और अगली एक्सेस जो है वो इसी ट्रैक के ऊपर यहाँ की है, तो फिर यू हैव टू मूव ऑल दिस वे लॉन्ग और यहाँ पहुँच के उसको एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये जो है ठीक है जी। तो ये जो है ना इसकी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। और इन कंट्रास्ट टू दिस, अगर आपकी एक एक्सेस यहाँ की है और अगली यहाँ की है, तो सेक्टर तो वही सेक्टर डिफरेंट हो रहा है, सॉरी ट्रैक डिफरेंट हो रहा है, आपका जो सेक्टर है वही है। तो आप इसको सिंपल रोटेट नहीं करते, बल्कि इसको जो है वो इनसाइड आउट यूं यूं मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको रीड करते हैं। दूसरा ये कि अगर आपकी जो वर्स्ट केस होता है वो ये होता है कि इसके आउटर मोस्ट पर है और अपोजिट साइड पे इनर मोस्ट में, तो आपकी रोटेशन भी फुल होगी और इसकी मोमेंट भी हेडर की भी फुल होगी। ये जो इसको रोटेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है, रोटेशनल लेटेंसी। और ये जो होती है जो इसको आगे पीछे यूं मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड सीक लेटेंसी, ठीक है। रोटेशनल लेटेंसी क्या है, जिसको रोटेट करने में टाइम लगता है। तो अगर आपकी 7200 आरपीएम की डिस्क है एज कम्पेयर टू 5600 आरपीएम, तो ये क्या है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो दिस इज अ फास्टर ड्राइव, तो ये रोटेट ज़्यादा तेज़ करती है, तो ये आपको बेहतर लेटेंसी देगी, इसकी लेटेंसी कम होगी जबकि इसकी लेटेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप इससे ज़्यादा आरपीएम की डिस्क ले लेंगे तो फिर आपकी लेटेंसी और कम हो जाएगी। इसी तरह सीक लेटेंसी में भी आप इसको कितनी तेज़ी से आप आगे पीछे टू प्रमोशन करते हैं, तो दैट डिपेंड्स कि जी कितनी आपकी एक्सेस होगी। फिर कोई चीज़ का आप लोगों को आइडिया मैंने दिया था शायद पहले भी कि इसमें सिलेंडर्स का कॉन्सेप्ट होता है डिस्क के अंदर। तो डिस्क में यूं करके डेटा स्टोर होता है वर्चुअली, ठीक है। ये तो फिजिकल में बना दिया है। पहला डेटा ब्लॉक यहाँ स्टोर होता है, दूसरा इसकी बॉटम इसके नीचे वाली तरफ होता है, फिर नीचे वाली इस पे होता है, फिर उससे नीचे पे होता है, फिर इसी तरह नीचे यहाँ पे हो रहा होगा आपका स्टोर, उससे नीचे यहाँ पे सॉरी इसी के नीचे की तरफ से यहाँ से स्टोर हो रहा होगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चूंकि ये सारे इकट्ठे मूव करते हैं, तो एक ही बारी में जब इधर के किसी एक डेटा के लिए फेच किया है तो आप सारे का सारा डेटा ब्लॉक हर सरफेस ऑफ प्लेटर से रीड करके ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है इन पैरेलल एक अच्छा फास्टर स्पीड दे देता है, ठीक है।
Just wait. अब डायरेक्ट एक्सेस जो है उसके अंदर जो टाइम है वो हमने देखा कि जी सीक लेटेंसी और रोटेशनल लेटेंसी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या होगी कि उसको डायरेक्ट कहते हैं बिकॉज यू रीच डायरेक्टली टू दैट थिंग। आपने हर चीज़ से नहीं गुजर के जाना, हर रिकॉर्ड से, लेकिन ये कि कुछ को आपने रोटेट करना है और इसको मूव करना है, तो ये सीक्वेंशियल भी नहीं है और रैंडम भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। इंपॉर्टेंट बात ये सीक्वेंशियल की तरह की इसकी एक और करेक्टरिस्टिक वही है, वो करेक्टरिस्टिक क्या है कि जी डिपेंड करेगा करंट लोकेशन का जो एक्सेस टाइम है वो इस चीज़ पर कि जी आप प्रीवियसली कहाँ पे खड़े थे। अगर आप करंटली ये एक्सेस करना चाह रहे हो, प्रीवियसली यहाँ थे, तो आपकी लेटेंसी बड़ी कम होगी क्योंकि करीब ये सेम ट्रैक के ऊपर है। लेकिन अगर आपका ट्रैक ये इनर मोस्ट हो गया तो आपकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, और अगर इसका सेक्टर भी कुछ और हो गया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लेटेंसी हो जाती है, क्योंकि सी को रोटेशनल लेटेंसी जो है वो दोनों बढ़ जाती है। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेथड है। रैंडम जो है वो आपका सिंपल, जो आपका नॉर्मली आजकल की ज़्यादातर कॉमन मेमोरीज में मौजूद है। पहले डी रैम इसके लिए फेमस थी। रैंडम एक्सेस की पहले भी हमने बात की थी। इस तरीके से आपकी हर चीज़ जो है वो connected है. So you do have capacitors or transistors or whatever you do have, they are connected. Each component is connected. कोई magnetic material नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये जो materials हैं, सॉरी जो ये जो units इंडिविजुअल, इनके साथ यहाँ पे ऑब्वियसली हर उसमें कोई ना कोई यूनिट लगा होता है। मेमोरी यूनिट जो है कंट्रोलर लगा हुआ है, तो इस कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड, और यहाँ तक ये इन लाइंस के थ्रू जो है वो डेटा पहुँचाते हैं। यहाँ से आ रहा है तो ये जनाब इधर से रो और कॉलम को रीड करके दे देगा, यहाँ से इसी तरह ये रीड करके दे देगा। ये डिपेंड नहीं करता कि अभी अगर मैं ये डेटा रीड कर रहा हूँ तो प्रीवियसली यहाँ था, प्रीवियसली वो कहीं भी हो, प्रीवियस उसकी लोकेशन कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो यहाँ हो, वो इस करंट डेटा रीड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यही वो रैंडम एक्सेस का मैकेनिज्म था जिसकी वजह से जो आपकी जो रैम जो है वो मेन मेमोरी का नाम जो है ना कॉमनली वो पड़ गया। अदरवाइज चूंकि थी तो वो मेन मेमोरी, लेकिन अब ये मैकेनिज्म उसी में उस वक्त कॉमन था, तो इसलिए उसका नाम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी पड़ गया। दो के रोम के अंदर भी मैकेनिज्म जो है ना रीडिंग राइटिंग का वो यही वाला मैकेनिज्म यूज होता है, तो लेकिन नाम जो है वो इसी का रैंडम एक्सेस मेमोरी पड़ गया। देन कम्स एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, उसका ताल्लुक उसके बेसिकली एड्रेसिंग से। जनरली एसोसिएटिव जो मेमोरीज हैं वो भी रैंडम एक्सेस ही हैं। जिसमें कैशे की बात करें तो कैशे इज़ आल्सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन होता क्या है उसके अंदर एसोसिएशन एक क्रिएट की होती है उसको एक्सेस करने के लिए। वो क्या होती है कि एड्रेस जो होता है वो इस मेमोरी का अपना नहीं होता, वो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, और उससे एसोसिएटिविटी में हम एड्रेस जनरेट करवा देते हैं कैशे का। तो ये अगर कैशे है तो इसका एड्रेस होगा कि जी इस जगह से लेकर आओ, तो कैशे के अंदर फिर हमने देखना होगा कि इस जगह का डेटा जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो हम मैपिंग जब देखेंगे तो उसके अंदर इट विल गेट मोर क्लियर टू यू। तो वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पे होगा वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव मैपिंग। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का, काइंडली पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं जी एसोसिएटिविटी के हवाले से? नो सर, नो, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है अब वही जो हमने पहले ही खैर ये बात कर ली है, मेमोरी हायरार्की कि जी सीपीयू के अंदर है तो यू कैन हैव रजिस्टर्स, इंटरनल और मेन मेमोरी है जी, आपकी कैशेज हो सकती हैं, मेन मेमोरीज हो सकती हैं। देन एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, और जिसमें आपको बैकअप स्टोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीपल टाइप की आपकी मेमोरीज। मेमोरी के डिज़ाइन की बात करें तो उसकी हायरार्की जो है उसमें इट्स लाइक दिस ट्रायंगल, कि अगर आप बॉटम पे जाएं तो यू डू हैव द बॉटम मोस्ट पे आप देखें तो इट्स अ मोर ऑफलाइन टाइप ऑफ स्टोरेज लाइक मैग्नेटिक टेप्स। अब इनका तकरीबन इस्तेमाल ऑब्सलीट ही हो गया, ना होने के बराबर है। पहले ये कॉमनली यूज़ होती थी अगेन
बैकअप्स के लिए, ठीक है। अब जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेजेस या ऐसी स्टोरेजेस ज़्यादा यूज़ की जाती है। देन यू डू हैव एक्टिव स्टोरेजेस, उसके ऊपर ये वाली, और इसके अंदर जो है आपकी ये डू मैग्नेटिक डिस्क्स और सीडी जी। तो इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक डिस्क्स हैं, सीडी रोम्स हैं, और यू डू हैव डीवीडीज एंड यू डू हैव different types of storages. Then you do have inbound memory, yeah, sorry, inbound, onboard memory, like you do have registers, caches, and main memory. You do have a multiple type of memories available here. जो जो आप इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं, इस हायरार्की में ऊपर जाते हैं, यू डू गेट मोर स्पीड, ठीक है। तो आपकी स्पीड जो है फास्टर होती जाती है, और जो जो नीचे की तरफ आते हैं आपकी जनरली कैपेसिटी बढ़ती जाती है, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ऊपर की मेमोरीज की जो है वो कैपेसिटी कम है। साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जो ऊपर जाते हैं आपकी डेंसिटी भी कम है, नीचे वाली जो है जनरली डिवाइसेस इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, मींस कि जी यू कैन हैव लार्जर और बिगर साइज ऑफ मेमोरीज अवेलेबल। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो जो आप यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है? जी, आपकी कैशे या मेन मेमोरी की कॉस्ट ज़्यादा होती है या हार्ड डिस्क की कॉस्ट ज़्यादा होती है? जी, महंगी कौन सी होती है? मेन सर मेन मेमोरी की। जी, मेन मेमोरी कैसे महंगी होती है? जो ऊपर वाली हैं वो ज़्यादा महंगी होंगी, ऑर्डर यही रहेगा। अच्छा, ऊपर वाली ज़्यादा महंगी होंगी, ठीक है जी। बेसिकली चलें इधर, अब हमारी एसएसडी आ जाती है। तो एसएसडी ज़्यादा महंगी है या मेन मेमोरी ज़्यादा महंगी है? सर एसएसडी है शायद। SSD है सर। जी, अच्छा, जब भी ये कंपैरिजन हम करेंगे सो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेमोरी एज अ होल, कि हम पूरी चिप की कॉस्ट की बात नहीं करते। हम हमेशा जब भी बात करते हैं वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर बिट, डू नॉट टॉक अबाउट द होल मॉड्यूल। तो हो सकता है आपने मेन मेमोरी लगाई है और मेन मेमोरी जो है वो आपको कॉस्ट कर रही है 4 GB की या 8 GB की, लेट से 5-6 हज़ार रुपये की, या SSD इज कॉस्टिंग यू 20-25,000 1 टेराबाइट की। तो बट वो आप 1 टेराबाइट की कॉस्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड लेट से आप 512 GB या 1 टेराबाइट लगाते हैं, तो बट यू आर टॉकिंग अबाउट 512 GB और यू आर टॉकिंग अबाउट 1 टेराबाइट या 1000 GB। जबकि जो मेन मेमोरी है वी आर टॉकिंग अबाउट 4 GB या 8 GB की। अगर आपको मेमोरी चिप जो है वो 6-7 हज़ार में मिल रही है, दूसरी महंगी पड़ी है, तो लेकिन जब आप कॉस्ट पर बिट देखेंगे तो दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव फॉर मेन मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी ज़्यादा महंगी होती है। तो इस बेसिकली ये जो ट्रायंगल सी आपको नज़र आ रही है, ये पिरामिड नज़र आ रहा है बेसिकली, तो इस पिरामिड के अंदर आपकी जो कॉस्ट पर बिट है, जो जो आप ऊपर की तरफ जाते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, और जो जो नीचे की तरफ जाते हैं वो कॉस्ट पर बिट कम हो जाती है। ठीक हो गया जी, तो ये बात पक्की जहन में रखनी है। अजान मतलब हमने इन टर्म ऑफ बिट कंपेयर करना है। जी जी, इन टर्म्स ऑफ बिट, नॉट एज अ होल, पूरा यूनिट या चिप या उसके तौर पर करना, हमने पर बिट हमेशा कॉस्ट देखनी है। ओके सर। सिमिलरली कैशे जो आपने लगाई हुई है, हो सकता है आपकी कैशे जितनी अमाउंट की लगी है वो कॉस्ट में कम होगी। जैसे आप देखते हैं आपने 16 GB की अगर मेमोरी लगा ली है, सो इट हैज़ अ सर्टेन कॉस्ट, जबकि आपका CPU बिल्कुल लोअर एंड लगा होगा तो उसमें कैशे भी होगी, तो कैशे भी मौजूद है, सारा कुछ उसके साथ, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है। तो फिर हो सकता है उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो कैशे कंपोनेंट है वो आपका टोटल कॉस्ट उसकी कम होगी मेमोरी से। लेट्स से L3 कैशे अगर 6 MB की लगी है तो शायद मेन मेमोरी से वो सस्ती होगी, ठीक है, लेकिन वो सस्ती वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टोटल 6 MB है, तो आप उसके कॉस्ट पर बिट देखेंगे, जितनी भी कॉस्ट आई है उसको बिट्स पे डिवाइड कर दें तो आपकी कॉस्ट पर बिट आ जाती है। उसको जब कंपेयर करेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि जी ये नहीं, ये महंगी लगी हुई है, ठीक है, दिस इज अ मोर एक्सपेंसिव वन। हो गया जी। तो परफॉर्मेंस जो है वो हम अक्सर मोस्टली किस में मेजर करते हैं? इसी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम, मेमोरी साइकिल टाइम, ट्रांसफर रेट या डेटा रेट। एक्सेस टाइम क्या होता है? इट्स द टाइम बिटवीन प्रेजेंटिंग द एड्रेस एंड गेटिंग द वैलिड डेटा। कि जिस वक्त आप
एड्रेस एक मेमोरी सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं और उससे डेटा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। और साइकिल टाइम क्या होता है, इसमें एक्सेस टाइम भी शामिल होता है प्लस एडिशनल टाइम जिस पे आप दोबारा से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो साइकिल टाइम इज द टाइम required for the memory to recover before next access cycle time, next access। ठीक है, तो साइकिल टाइम क्या होता है, साइकिल सॉरी एक्सेस टोटल मेमोरी साइकिल टाइम क्या होता है, जो एक्सेस टाइम है प्लस रिकवरी टाइम। जिस टाइम में आपने डेटा लिया था उसके बाद आप दोबारा से जब एक्सेस कर सकते हैं तो उनके दरम्यान का जो टाइम है विच इज द रिकवरी टाइम, इसको ऐड अप कर लें तो यू गेट दी साइकिल टाइम। देन यू डू हैव ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या है कि जी जिस रेट के ऊपर आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्सेस टाइम और साइकिल टाइम आप समझ आ गया। एक्सेस टाइम क्या है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक्सेस टाइम इज द टाइम ऑन विच यू प्रोड्यूस आस्क अ डेटा टू बी प्रोड्यूस्ड। उससे लेके जब वो डेटा प्रोड्यूस हो जाता है उसके दरमियान का जितना टाइम है दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ठीक है जी। और जो साइकिल टाइम है उसमें क्या है, एक्सेस टाइम में साथ रिफ्रेश या रिकवरी का टाइम भी आप एडअप कर दें कि जी जब दोबारा आप उससे रीड कर सकते हैं उनके दरमियान का जो टाइम है उसको ऐड करके जो चीज़ आती है दैट इज द साइकिल टाइम। इसी तरह फिजिकल टाइप्स हैं जी, सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं जी, आपकी रैम है, जिस तरह रोम है, फ्लैश मीडियाज हैं, आजकल जितने भी फ्लैश स्टोरेजेस हैं, एसएसडीज हैं, दे आर ऑल सेमीकंडक्टर मेमोरीज। Historically, we were used to have so many varieties of memory. We were used to have discs and tapes. तो डिस्क भी जो है वो मल्टीपल किस्म की थी, हार्ड डिस्क ड्राइव थी और फ्लॉपी ड्राइव्स थी या फ्लॉपी डिस्क थी, एंड देन वी वर हैविंग टेप ड्राइव्स। तो अब तकरीबन तकरीबन आस्ता आस्ता करते करते तकरीबन ख़त्म हो। इसी तरह ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल के अंदर आपकी सीडी है, डीवीडी है, सो दे आर देयर, एंड ब्लू रे डिस्क भी आ गई। इसके अलावा यू कैन हैव अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस, लाइक यू कैन हैव होलोग्राम स्टोरेजेस और बबल स्टोरेजेस। और होलोग्राम्स का आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी के साथ है, सो मे बी स्टोरिंग योर डेटा इन दी होलोग्राम्स। देन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, डिके, वोलेटिलिटी, रेजेबिलिटी एंड पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन तो ठीक है जी, कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, ये बाकी क्या है जी। डिके क्या होता है, डिके जी, डिके होता है आपका जो टाइम, जब आप के साथ वक्त के साथ साथ किसी चीज़ में कमी वाक़या होती जाती है। ठीक है, आपने वो आइसोटोप्स वगैरह पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो आपके जो एलिमेंट्स हैं, सर्टेन एलिमेंट्स हैं, दे गेट डिकेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है आपका। सिमिलरली आपके ये कंपोनेंट्स बहुत सारों में होता है, जिसमें से वो हमारा मेन कंपोनेंट कंप्यूटर में बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, कैपेसिटर्स। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिके, तो वो अपना चार्ज लूज करते जाते हैं कैपेसिटर्स, बिकॉज दे गेट डिकेड। तो हमें रिचार्ज करना होता है, रिफ्रेश करना होता है कैपेसिटर्स को। तो मेन मेमोरी के अंदर चूंकि कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इसलिए वी नीड टू रिफ्रेश अवर मेन मेमोरी, अदरवाइज यू मे लूज योर डेटा। इसलिए डिके जो है दिस इज वेरी क्रिटिकल। दूसरा जो है वो हमारा है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है कि जी आपने जब उस डेटा को पावर ऑन जो की हुई थी उसको ख़त्म किया है तो डेटा इज़ वोलेटाइल और डेटा ख़त्म हो जाएगा। जैसे मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी का डेटा जो है वो आपका वोलेटाइल है, और आप पावर ऑफ करें तो वो ख़त्म हो जाता है। एंड लास्ट वन, ये सॉरी, इरेजेबल। इरेजेबिलिटी क्या होती है कि यू मे रिमूव द डेटा एंड यू मे चेंज द डेटा, तो दिस इज कॉल्ड इरेजेबिलिटी। तो पहले शुरू के वक्तों में जिस तरह होती थी, यू वर यूज्ड टू हैव रोम्स, देन वी गॉट पी रोम्स, देन ई पी रोम्स, ई पी रोम्स, तो बहुत सारी वैरायटी जो इसके अंदर अवेलेबल है। ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरह। ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी, फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ बिट्स इनटू वर्ड्स, और कोई एक बिल्कुल फिक्स किस्म का मैकेनिज्म नहीं है। इसमें डिफरेंट किस्म के तरीक़ेकार यूज़ होते हैं कि मेमोरी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे, सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लाइक यू कैन हैव एन इंटरलीव्ड मेमोरी। वो आगे हम देखते हैं तो उसके अंदर यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि जी इंटरलीव्ड मेमोरी से क्या मुराद होती है।
जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो एरिया है इन द मेमोरी सिस्टम, दैट इज द सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट मेमोरी है, दैट इज रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एब्रीवेटेड फॉर, लेकिन एक्चुअली दिस इज द मेन मेमोरी। रैम जो होती है, दिस इज जनरली मिसनेम्ड एज ऑल सेमीकंडक्टर मेमोरी, चूंकि वो सारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो हैं दे आर रैंडम एक्सेस, लेकिन बस उसको हम एक स्पेसिफिक मेमोरी जो मेन मेमोरी है उसका हम रैम बोल रहे होते हैं। इट प्रोवाइड्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट्स वोलाटाइल, और इसके अंदर डिके भी जनरली जो हम यूज़ करते हैं मेन मेमोरी, इसके अंदर डिके भी होता है। जो उसको ऑगमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर नहीं होता। तो जो हम मेन में यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक रैम, और जो कैशेज या उनमें यूज़ करते हैं बाकी कंपोनेंट्स में, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम है उसके अंदर डिके भी होता है, और वोलेटिलिटी तो है, या कैशे हो या मेमोरी है, दोनों के अंदर वोलेटाइल है। जो यहाँ पावर टर्न ऑफ करेंगे दे विल लूज देयर पावर, और वो अपना लूज कर जाएंगे। ठीक है जी। तो मेमोरी सेंस ऑपरेशन किस तरह से होते हैं मेमोरी सेल के? राइट या रीड ऑपरेशन होगा तो आपकी मेमोरी, हर मेमोरी सेल के साथ जो है ना कमांड लाइंस होती हैं। यू डू हैव कंट्रोल लाइन, यू हैव सेलेक्ट लाइन, यू हैव डेटा लाइंस। तो जो डेटा लाइन है वहाँ से आपका डेटा इन होता है या डेटा आउट होता है या सेंस होता है। और क्योंकि इसके अंदर डेटा जो है वो एग्जैक्ट वो उस तरह ट्रेवल तो करके नहीं जाता, उसकी बेसिकली कॉपी जाती है, तो वो सेंस करके आप उसका लेवल ट्रांसमिट करते हैं कि जी इतनी वोल्टेज लेवल आपने भेजनी है, अगर प्लस है या माइनस है। तो ये जो काम है आपका डी रैम के अंदर हो रहा होता है। हम लोग 15 मिनट की ब्रेक कर लें मेरे ख्याल है। यस ओके सर। जी ठीक सर, जी सर। है, थोड़ा सा आज तबीयत मेरी गड़बड़ है। सो जी सर ठीक है। ठीक है जी, 15 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से रिज्यूम करें। थैंक यू जी।
Okay जी, let's resume from here. तो वो सेल की बात हम कर रहे थे, तो सेल पे बेसिकली मेमोरी सेल जो भी होगा उस पर दो बेसिक ऑपरेशन होंगे। एक तो सेल से आप वैल्यू को रीड करेंगे या उस सेल से वैल्यू को सेल के ऊपर वैल्यू को राइट करेंगे। तो जब भी किसी सेल को आपने सेलेक्ट करना है तो उससे एसोसिएटेड डेटा लाइन के थ्रू जो है वो डेटा इन आउट हो रहा होगा। उसके साथ साथ उस डेटा से रिलेटेड आपकी कुछ सिलेक्शन लाइन जो बताएंगी कि जी सेल के ऊपर जो है वो आपने किस सेल को जो है वो सिलेक्ट करना है। मेमोरी में देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स, तो बेस्ड ऑन द एड्रेस कौन से सेल्स हैं जिनसे आप डेटा को रीड या राइट करना है। तो सिलेक्ट लाइन जो सेल को सिलेक्ट करने में इस पर्टिकुलर लोकेशन में मौजूद सेल्स को सिलेक्ट करने में मदद देती हैं। एंड देन ऑब्वियसली यू डू हैव कंट्रोल लाइंस जिनके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं जो बताती हैं कि what sort of operations you are going to perform on a memory, वो read का है, write का है, refresh का है, whatever cycles or signal you are going to perform. Different किस्म की semiconductor memories हैं जिसमें random access memory है और this is generally read write memory, दोनों काम आप करते हैं और इलेक्ट्रिकली इसके अंदर आपका इरेज करते हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी दी हुई है कि इरेजर किस लेवल पर है, राइट मैकेनिज्म क्या और वोलेटिलिटी क्या है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं या रैम्स हैं उनके अंदर जो मेन मेमोरी के तौर पे यूज़ होती हैं, वी डू हैव देम एज अ रीड राइट मेमोरी, दोनों काम कर रहे होते हैं और अरेज जो है हम उन्हें कर सकते हैं और बाइट लेवल पे होता है। यू कैन इंडिविजुअली रिमूव अ बाइट एंड यू कैन प्लेस अ न्यू बाइट इन प्लेस ऑफ दैट। और राइटिंग मैकेनिज्म जो दैट इज़ इलेक्ट्रिकली और वोलेटिलिटी जो है वो यस इट्स वोलेटाइल। बाकी जो मेमोरीज हैं वो आपकी जैसे रीड ऑनली मेमोरी है, उसकी फिर मल्टीपल टाइप्स हैं और फिर देन यू डू हैव फ्लैश मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरीज जो है दे आर रीड ऑनली और अरेज जो है ऑब्वियसली देन यू कैन नॉट डू दैट। राइट मैकेनिज्म जो है अगर तो प्योर रीड ऑनली मेमोरी है तो उसके ऊपर तो राइट मैकेनिज्म जो मास्क हुआ होता है, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। लेकिन अगर प्रोग्रामेबल रॉम है तो दैट इज जनरली राइट वंस एंड रीड मैनी होती है। तो यू कैन राइट इट वंस, दैट्स व्हाई इट्स नॉट मास्क। लेकिन जब आप एक बार उस पर राइट कर लेते हैं देन इट बिकम मास्क्ड एंड यू कैन नॉट राइट एनीवेयर। राइटिंग मैकेनिज्म जनरली इट्स इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो ईपी रॉम्स जो हैं उनके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट्स यूज होती हैं, यू डू इट एट द चिप लेवल। तो अगेन ईपी रॉम में जब आप उसको रेज करेंगे तो उसके अंदर आपने अगर लेट से एक बाइट को भी रिमूव करना है तो आपको पूरी की पूरी चिप को रीराइट करना होता है। आप एक बाइट लेवल पे उसको रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि एक बाइट की भी अगर मॉडिफिकेशन है किसी के अंदर तो पूरी की पूरी चिप का जो सारा डेटा है वो अपडेट होगा। तो चिप लेवल मॉडिफिकेशन इज देयर। देन यू डू हैव इलेक्ट्रिकली अरेजेबल पी रॉम्स। ठीक है, आजकल ये जनरली यूज होती हैं जैसे रॉम्स के अंदर जो आपकी होती हैं, दे डू हैव अ कंपोनेंट व्हिच इज एक्चुअली अंदर भी आपकी जो रॉम है वो अपडेट होती है। जिस तरह इंडिविजुअल आपने पासवर्ड वगैरह उसके अंदर अपडेट करते हैं या कोई भी और काम करते हैं, आपकी बायोस अपडेट वगैरह होती है। तो ये सारी जो इलेक्ट्रिकली होती है और बाइट लेवल पे होती है। इसी तरह अब आपकी फ्लैश मेमोरी यूज होती है, जिस तरह आपकी ये फ्लैश ड्राइव्स वगैरह, ये भी चूंकि सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं या एसएसडीज हैं तो उनके अंदर आपका जो अगेन अरेजर है दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड दैट इज एट ब्लॉक लेवल। तो एक पूरा ब्लॉक जो है रिमूव होता है। तो आपने अगर एक बाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह करना है तो एक्चुअली आपको पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरीज की। रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर बात करें तो ये दो मेजर टेक्नोलॉजीज में डिवाइड होती हैं। एक होती है डायनेमिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम्स जो दे आर जनरली यूज्ड फॉर मेन मेमोरीज, ठीक है, कैपेसिटर बेस्ड होती हैं। और जबकि जो स्टैटिक रैम्स हैं दे आर कैशे बेस्ड मेमोरीज जो हैं, आपकी कैशेस जो हैं दे आर स्टैटिक रैम्स या एस रैम्स। डी रैम जो होती हैं दे आर एक्चुअली मेड अप विद सेल्स दैट स्टोर डेटा एज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर बेस्ड अपना चार्ज जो है वो डेटा को बता रही होती हैं। और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज जो है या लेवल ऑफ चार्ज जो है दैट इंडिकेट्स कि जी उसकी वैल्यू जो है वो 1 है या 0 है। और चूंकि डी रैम के अंदर डिके होता है, इसकी एक मेजर करेक्टरिस्टिक है कि जी ये डिके होता है। सो यू नीड टू हैव अ पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। ठीक है, इसके अंदर आपको अपने जो डेटा है उसको स्टोर रखने के लिए पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। और एस रैम जो है उसके अंदर आपका जो अक्सर लॉजिक गेट्स यूज होते हैं
और या ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं और उनके अंदर आप डेटा जो है उसको स्टोर करते हैं। तो जनरली वी डू हैव द लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, और फ्लिप फ्लॉप्स जो कि लॉजिक गेट से मिलके बनते हैं, उनके थ्रू आप इस स्टैटिक रैम्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो वोलेट डिके नहीं होता, ये नहीं होता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपका चार्ज लूज करेगा, बट यू जनरली नीड टू keep it powered on because they are volatile, and once you turn off the electric power, they lose their content. Dynamic RAM के characteristics ये हैं कि they, as we said, they store the charge in capacitors, but the charge has a problem that it gets leaked, so you need to get refreshed even you are powered on. Construction इनकी काफ़ी simpler होती है, smaller होते हैं per bit, means कि density ज़्यादा होती है, कम होती है smaller per bit अगर होंगे जी, डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? पर बिट अगर जगह कम लेते हैं तो इट मींस डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक स्पेसिफिक जगह पे ये ज़्यादा आ सकेंगे, तो ज़्यादा अगर आ सकते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड दिस इज इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू योर जो दूसरी एस रैम है, इट्स लेसर एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड टू एस रैम, दे आर जनरली मोर एक्सपेंसिव, दे नीड रिफ्रेश सर्किटरी, सो ऑब्वियसली चूँकि एक्सपेंसिव भी कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, पर बिट इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है, और ऑन द एक्सपेंस के जी ये थोड़ी सी स्लोअर होती हैं एज कम्पेयर टू एस रैम। तो ये हमेशा देखें कंपैरेटिव होगा, इट्स मच फास्टर देन योर हार्ड डिस्क ड्राइव्स या एसएसडीज, या उन चीज़ों से ये फास्टर हैं, बट दे आर स्लोअर देन योर कैशेज एंड रजिस्टर्स, और उनसे स्लो होती हैं। सो इट्स ऑलवेज वंस वी टॉक अबाउट इन दिस टर्म कि ये हमेशा कंपैरिजन में होगा कि किसके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं कि जी ये स्लोअर है या फास्टर है। एग्जाम्पल जो इसकी मेन है वो दैट इज द मेन मेमोरी, और जो इसकी वैल्यू होती है वो एनालॉगस होती है, मींस कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है, कोई एक फिक्स प्लस या -5 वोल्ट इस तरह का नहीं होती इसकी वैल्यू, जैसे कि एस रैम के केस में होती है। इसमें इस तरह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज लेवल होगा, तो चार्ज फुल भी हो सकता है, चार्ज थोड़ा भी हो सकता है, सो दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज द लेवल ऑफ योर मेमोरी। तो इसके अंदर so we do have the capacitors, so in capacitors we store the charge, we do have address line, so we get them selected with the help of a transistor, और यहाँ पे हम उनको स्टोर कर रहे होते हैं। तो डेटा जो इसके अंदर से सेंस किया जाता है, और जो चार्ज लेवल है वो सेंस करके बताया जाता है, तो जो डेटा है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका जो ये बिट लाइन बनी हुई है, जो डेटा लाइन है, इसके ऊपर या तो यहाँ से वैल्यू आती है, और अगर वैल्यू आ रही है तो उसको तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे चार्ज स्टोर किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर प्रोड्यूसेस अ चार्ज एंड इट्स स्टोर्ड हियर। और अगर वो सेंस हो रहा है राइट ऑपरेशन में होगा, और अगर रीड होके इधर जा रहा है तो ट्रांजिस्टर जो है इसके ऊपर सिग्नल जनरेट करता है कि जी +5 करना है या -5 करना है, बेस्ड ऑन द चार्ज लेवल, जो भी चार्ज लेवल होगा उसके अकॉर्डिंगली एक सिग्नल आगे जनरेट करेगा जो कि डेटा लाइन के ऊपर जाएगा। सो दिस इज हाउ डायनेमिक रैम वर्क्स। एड्रेस लाइन इसकी आप एक्टिव करते हैं वंस द बिट इज गोइंग टू बी रीड और रिटन, ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच को क्लोज या ऑफ करता है। जैसे मैंने कहा कि राइट है तो आप करंट देते हैं, और उस करंट को जो है इवेंचुअली जाके आप इस फॉर्म ऑफ अ चार्ज जो है वो स्टोर करते हैं कैपेसिटर। और अगर रीड ऑपरेशन है तो अगेन आप एड्रेस के थ्रू आप उसकी लाइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर्स के टर्न ऑन होते हैं, और जहाँ से भी आप जो जो सिलेक्ट कर ली हैं वहाँ से उन कैपेसिटर से आप उस चार्ज को जो है वो फेड करते हैं टू द सेंस एम्पलीफायर, और फिर आप चेक करते हैं कि जिसकी वैल्यू जो है 0 या 1 है, जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसको आगे सिग्नल को जनरेट करते हैं। मीनवाइल चूँकि आपने चार्ज जो फेड किया होता है टू द सेंस एम्पलीफायर, उसको आपने रिस्टोर भी करना होता है टू द एक्चुअल कैपेसिटर। इन कंपैरिजन टू दैट जो स्टैटिक रैम है उसमें बिट्स जो हैं वो ऑन ऑफ की फॉर्म में स्टोर हो रही है, वैल्यू ऑन या ऑफ है, कुछ चार्ज लीकेज नहीं है। जब चार्ज लीकेज नहीं है सो यू डोंट नीड एनी रिफ्रेशिंग जब आपने पावर डाउन किया हुआ है। बट इट्स कंस्ट्रक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स से मिलके बनते हैं एंड इट्स लार्जर पर बिट एंड ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव पर बिट। ठीक है जी, तो डेंसिटी भी इसकी कम है, लार्जर पर बिट है, और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है, and because you do not need any refresh circuitry, they are faster, so faster का जो फिर वो है कॉस्ट है वो ये है कि they are more expensive as well। so example जो इसकी है वो आपकी
कैशेज हैं। स्टैटिक रैम का स्ट्रक्चर जो है वो फिर कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसका एक सेल के लिए भी यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ देन फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है वो अब आप अगेन यू आर गोइंग टू हैव बिट लाइंस, ऑन बिट लाइंस के ऊपर जो है और उसकी बिट लाइन की इन्वर्स लाइन है, एंड यू आर गोइंग टू हैव योर एड्रेस लाइन। डेटा जो है वो अब आप इससे उसी तरह सेंस करेंगे, और जो आपकी लाइन है उनके अंदर फिर अब आप देख रहे हैं तो मल्टीपल टाइप के जो है आपके ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी के इस फ्लिप फ्लॉप या जो पर्टिकुलर एक बिट के लिए कंस्ट्रक्शन है, देयर आर 5-6 ट्रांजिस्टर बीइंग यूज्ड, ठीक है। फिर डिफरेंट आप जो है ना उनके इंटरजेक्शंस में आप यूज कर रहे हैं। सो इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, मोर साइज कंज्यूमिंग, सो इवेंचुअली इट टेक्स मोर साइज, लार्जर होती है, डेंसिटी कम होती है, बट द कॉस्ट इज ऑल्सो हाई। तो वो इसलिए भी क्योंकि आप कंपोनेंट्स जो काफ़ी मल्टीपल इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैटिक और डायनेमिक रैम को अगर देखें तो दोनों वोलेटाइल हैं। डायनेमिक में डायनेमिक सेल हैं, सिंपलर टू बिल्ड है, डेंस है, लेस एक्सपेंसिव है, बट नीड्स रिफ्रेशिंग। जबकि स्टैटिक का मेजर जो फ़ायदा है वो फास्टर है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एस रैम और वर्सेस डी रैम को देखें तो इनमें से डी एस रैम जो इट्स फास्टर, जो मेन सबसे असल में मैं अगर कहानी सुना दूँ, एंड दिस इज स्लोअर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बाकी चीज़ें साथ साथ आएंगी, एंड दिस इज एक्सपेंसिव। ये दो सबसे मेजर रोल प्ले करती हैं, एंड दिस इज चीपर, ठीक है। और ये डेंसिटी भी, इसकी प्रॉब्लम ये है कि डेंसिटी जनरली इज लोअर, इसकी डेंसिटी जो है वो हायर है, इसकी बेहतर है, ठीक है। सो यू कैन पुट मोर मेमोरी ऑन सेम चिप, साइज ऑफ चिप, इसमें आप कम पुट कर सकते हैं। लेकिन ये दो बड़े मेजर हैं कि दिस इज फास्टर बट एक्सपेंसिव, दिस इज चीपर बट स्लोअर, ठीक है। तो ये इसके फिर ड्रॉबैक हो जाता है। That's why in the main memory we still use these DRAMs. So इसका फायदा क्या होता है, because it's cheaper, though slower, but we can put more components, ठीक है। तो हम बड़े साइज की जो है ना वो DRAMs जो है उनको इम्प्लाई कर देते हैं, तो DRAMs बड़े साइज की होती हैं। SRAM हम छोटे साइज की रखते हैं, और क्यों रखते हैं, इसको जनरली एज अ बफरिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कैशे, तो हम यहाँ से उठा के डेटा इधर प्लेस कर देते हैं और यहाँ से फिर सीपीयू को सप्लाई करते रहते हैं। तो सीपीयू के क्योंकि क्लोज होती हैं तो लेटेंसी भी कम हो जाती है, फिर दे ऑलरेडी प्रोड्यूस डेटा वेरी फास्ट, तो जिसकी वजह से आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है। सो इन द रियल सिस्टम यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो मेन मेमोरी डी रैम से बनाते हैं, और जो कैशेज हैं वो आप स्टैटिक रैम से बना रहे होते हैं। इसी तरह रीड ऑनली मेमोरीज हैं जी। रीड ऑनली मेमोरी परमानेंट स्टोरेज है, कोई पावर सोर्स नहीं है, एक पक्की सॉरी नो पावर सोर्स, पावर सोर्स तो होती है, पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। और you do have multiple type of things there. It contains micro programming, it contains your library routines, it contains your BIOS, या ये जो आजकल UEFI होती है, ये सारी चीज़ें जो आपकी रोम के अंदर मौजूद हैं। आपकी जितनी फर्मवेयर की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी रोम के अंदर मौजूद होती है। तो बड़ा मेजर एक कंपोनेंट होता है जब आपका एक रॉ सिस्टम आता है, एक नया सिस्टम आप लेते हैं विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट कंटेन्स ऑल दोज थिंग्स। इट कंटेन्स इवन द बूट रूटीन एज वेल, जो कि आपके सिस्टम को बूट करने में मदद देती है। टाइप्स ऑफ रोम हमने जिक्र कर ही लिया है, राइट वन से पी रोम एंड देन रीड मोस्टली ईपी रोम एंड देन फ्लैश मेमोरीज। Programmable ROMs, they are very less expensive as compared to other ROMs, but they can be written only once, और उसके बाद जो है you cannot rewrite them. आपकी जो भी ROM होती है वो कभी ना कभी एटलीस्ट पी ROM तो ज़रूर रही होती है, खाली सिर्फ ROM नहीं होती, वो एज अ यूज़र आपके लिए ROM होती है कि आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप जिस तरह लो लेवल के प्रोग्रामर हैं, सो यू बिल्ड मेनी चिप्स एंड यू बर्न देम, और उनके ऊपर वो डेटा स्टोर हो जाता है। नाउ the user cannot change them, but if a user can change them, then फिर वो erasable PROMs हो जाती हैं, ठीक है, जैसे EPROM है या EEPROMs है। So you need a special equipment if you want to actually write something onto these EPROMs, तो आपके या PROM, तो उनके आपके राइटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप उनके ऊपर बर्न कर रहे होते हैं। मोस्टली कोड्स को, वो डेटा को बर्न किया जाता है, कोड्स मोस्टली बर्न हो रहे होते हैं इनके ऊपर। उन्हीं की टाइप्स हैं जी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स, हमने पहले भी देख लिया है। इस पे जो इरेजर का प्रोसेस है, इट कैन बी परफॉर्म रिपीटेडली,
Obviously it's more expensive than PROM because you can erase it again and again, and then electrically erasable है तो उनके अंदर you can write anywhere, but in में फर्क ये होता है कि इसमें जब भी आप write करते हैं, even if you are going to write just one byte this thing, so you have to erase the complete जो इसका है ना update होता है, जबकि EPROM के अंदर if you are going to update this data तो सिर्फ इसी के अंदर अपडेट होती है, बाकी चीज़ें जो है वो अपडेट नहीं होती। इसी तरह फ्लैश है, फ्लैश मेमोरीज के अंदर जो है आपकी डेटा जो है वो कॉस्ट और फंक्शनैलिटी वाइज ये दोनों के बीच में, इसके अंदर अगर ब्लॉक ऑफ डेटा है तो आपने इस ब्लॉक को दोबारा से अरेज करना होगा, बाकी पूरी की पूरी में चिप को नहीं करना होता, लेकिन एक इंडिविजुअल बाइट इसमें अरेज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट सिट्स बिटवीन दीज टू। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक 16 मेगाबिट की चिप की लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके अंदर हमारा 16 बिट का वर्ड है जिसको हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो वी कैन हैव इज के जी हम उस मेमोरी के ऊपर उस 16 बिट को इकट्ठे स्टोर करा दें। ठीक है जी, तो हम यूं करके मेमोरी सिस्टम में यहाँ 16 बिट का जो है ना हम एक वर्ड स्टोर कर दें। ठीक है, और मेमोरी का आपने देखा होगा कि मेमोरी में जनरली यू कैन सी मल्टीपल चिप्स ऑन टू द मेमोरी, आपने मेमोरीज देखी हो तो इस तरह से आपकी मल्टीपल चिप्स लगी होती हैं, एक ही बड़ी सारी चिप नहीं होती बल्कि मल्टीपल चिप होती हैं। सो यू कैन स्टोर योर डेटा ऑन दिस चिप हियर, देन दिस चिप, देन दिस चिप। होता क्या है अक्सर आपकी जो यूज होती हैं, यू डू हैव दिस स्ट्रक्चर बिट पर चिप सिस्टम। ठीक है, तो बिट पर चिप सिस्टम में क्या होता है, एक बिट जो है वो एक चिप पे स्टोर होती है, तो उसका फायदा ये होता है साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल चिप से डेटा को ले आते हैं और हर बार आपका रीडिंग टाइम तकरीबन बराबर हो जाता है। आपको यहाँ भी है डेटा, यहाँ भी है, तो अब 16 बिट होगी पर बिट चिप है तो सिंगल बिट है पर चिप, तो फिर अब आपको 16 चिप्स चाहिए होंगी, तो आपकी 16 चिप्स से जो साइमल्टेनियसली इस तरीके से आपका डेटा आ रहा होगा। और ये 16 मेगाबिट की चिप है, सो दैट कैन बी स्टोर्ड एज, यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है 4 बिट की अरेज में स्टोर कर लिया हमने उसको, और 4 बिट की जब हम अरे में स्टोर कर रहे हैं तो टोटल जो आपका साइज है वो अगर आप देखें यहाँ पे जो दिया हुआ है 2K मल्टीप्लाई बाय 2K मल्टीप्लाई बाय 4, so 2K मल्टीप्लाई बाय 2K is 4K and 4K मल्टीप्लाई बाय 4 is 16 मेगाबिट, नॉट बाइट, ये ध्यान रखना है 16 मेगाबिट से। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जितनी भी आपकी एक एक चिप है, ठीक है, हर चिप के अंदर आपका जो एड्रेसेबल कोई भी पॉइंट है दैट इज कंटेनिंग 2048 रो एंड 2048 कॉलम्स। ठीक है जी, तो ये डबल आपकी हो जाती है, और जब आपने इसको एड्रेस करना है सो यू आर गोइंग टू एक्चुअली नीड 22 बिट्स इन टोटल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपको इसका कितना चाहिए जनाब, 22 बिट्स चाहिए, बट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 11 बिट्स दी गई हैं। ठीक है, सही है जनाब, तो वो क्यों दी गई हैं वो देख लेते हैं। लेकिन हमारा एड्रेस कितना चाहिए जी, हमें 22 बिट का चाहिए। ये हम पहले बात कर चुके हैं, मेमोरी रिफ्रेशिंग इज नीडेड, चूँकि डी रैम है तो डी रैम जब भी होगी चूँकि उसमें कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर चार्ज लूज करते हैं, सो वी नीड टू हैव अ रिफ्रेश सर्किटरी इंक्लूडेड ऑन टू द चिप, and we can once we are refreshing the memory system we have to disable the chip for any read write operation। and refreshing होती कैसे, refreshing जो है it's been done in a way कि आपकी जिस तरह ये मेमोरी है तो मेमोरी में आपका चूंकि जो स्ट्रक्चर होता है मेमोरी सिस्टम का वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म है, तो ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, तो ये रो वाइज आपकी रिफ्रेश होता जाता है, एक रो रिफ्रेश होगी, दूसरी रो हो गई, तीसरी हो गई, चौथी होगी, एंड सो ऑन, यूं आपकी रिफ्रेशिंग चलती जाती है। ठीक है, सो इट डज द रिफ्रेशिंग लाइक दिस, सो इट काउंट्स थ्रू द रोज एंड रीड एंड राइट बैक ऑपरेशन आप कर सकते हैं, देन इट टेक्स टाइम और इवेंचुअली इट स्लोज योर परफॉर्मेंस। तो अब जब हम इसको देखते हैं मेमोरी सिस्टम यही वाला जिसके हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा, एक्चुअली वी आर गोइंग टू हैव 4 बिट
आउटपुट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो आउटपुट है वो कितनी है जी, 4 बिट एरे है। तो मीन्स के वी आर गोइंग टू रीड द डेटा, और जब हम रीड कर रहे होंगे डेटा को, तो वी आर गोइंग टू रीड 4 बिट्स फ्रॉम दिस मेमोरी चिप, ठीक है जी। तो हमारी ये मेमोरी चिप है जिसमें से 4 बिट्स हमने रीड करनी है। और एक जो लोकेशन का एड्रेस है दैट इज एक्चुअली इन फैक्ट 22 बिट लॉन्ग। 22 बिट कैसे है जी, क्योंकि टोटल जो इस मेमोरी का साइज है दैट इज 16 मेगा बिट टोटल साइज है। और लोकेशंस कितनी है इसके अंदर, 4 मेगा लोकेशन है। और हर साइज का लोकेशन साइज कितना है, 4 बिट, ठीक है जी। 4 बिट की एरे, ठीक है, ये 4 बिट का साइज है। यू कैन हैव 8 बिट, जनरली तो 8 बिट होता है आजकल, ये 4 बिट है। तो अगर 4 मेगा है साइज, तो 4 मेगा के लिए कितनी बिट्स चाहिए जी, 2 पावर 22 इज 4 मेगा, सो वी नीड हाउ मेनी बिट्स, वी नीड 22 बिट्स, ठीक है जी। तो 22 बिट्स का हमें एड्रेस चाहिए इसको एड्रेस करने के लिए। तो अगर ये एक लीनियर एरे हो, लीनियर हो मेमोरी, तो इस तरह की कितनी लोकेशन बनती हैं, 0 से लेके 4 मेगा -1 तक। तो हर लोकेशन का इस तरह एड्रेस होगा। एंड हाउ मेनी बिट्स वी आर गोइंग टू नीड, वी आर गोइंग टू नीड 22 बिट्स। लेकिन ये मेमोरी लीनियर तो नहीं होती, मेमोरी होती किस तरह, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। एंड द बेस्ट साइज इज, मेमोरी के लिए जो अप्रोच यूज होती है, इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम रखें, ठीक है, इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम रखें। तो अब इसमें जब हम ये मेमोरी होगी, तो मेमोरी किस तरीके से होगी कि इसमें 2 के यूं कॉलम होंगे इस तरह, और 2 के ही इसके अंदर रोज होंगी इस तरीके से। तो 2 के मल्टीप्लाई बाय 2 के इज टोटल हाउ मच, 4 मेगा। तो वो वही बात बन जाती है। और हर जगह पे कितने बाइट्स बिट्स हैं, 4 बिट के अंदर चीज मौजूद है। तो अब इस तरीके से मेमोरी का फिर स्ट्रक्चर होता है। इसमें है क्या, मैकेनिज्म क्या है। सबसे टॉप पे आपका जो ऊपर कंट्रोल एरिया है, ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर रो एड्रेस स्ट्रोब है, कॉलम एड्रेस स्ट्रोब है, राइट इनेबल्ड एंड आउटपुट इनेबल्ड। ये लाइंस जो बेसिकली बता रही हैं कि जी आउटपुट इनेबल्ड है, तो आपने मेमोरी से रीड करना है, और जब राइट इनेबल्ड है तो इसका मतलब है कि आपने राइट करना है। कॉलम एड्रेस स्ट्रोब और रो एड्रेस स्ट्रोब यूज होते हैं आपके एड्रेस के साथ। अब चूंकि आपकी जो भी सर्किटरी आ रही है वो हमेशा लिमिटेड होती है, आपकी कोशिश ये होती है कि कम से कम लाइंस को यूज किया जाए उसके ऊपर। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज ओनली 11 लाइंस। आपका जो एड्रेस है टोटल, लेट्स से सीपीयू से जनरेट होगा 22 बिट्स का, आप उसको डिवाइड कर देते हैं इस 22 बिट्स के एड्रेस को दो हिस्सों में। एक हो जाता है रो एड्रेस और दूसरा हो जाता है कॉलम एड्रेस, ठीक है जी। तो ये 11 बिट इधर आ गई हैं और 11 बिट इधर आ गई। 11 बिट का एड्रेस आप इस पे प्लेस करते हैं, और यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, तो ये एड्रेस कितना आ रहा है, 11 बिट्स का आ रहा है, फ्रॉम A0 टिल A10। सो दिस इज एन 11 बिट एड्रेस। तो करते क्या है कि जी इस एड्रेस लाइन के थ्रू, ये एड्रेस लाइन जो है वो कितनी बिट्स की होगी, एड्रेस लाइन, एड्रेस बस 11 बिट्स की है। तो ज़्यादा कंटेंशन नहीं की, अदरवाइज यू कैन हैव बस कंटेंशन। तो ये 11 बिट्स आएंगी, ये 11 बिट्स पहले आएंगी, और यहाँ पे आप बफर कर देते हैं, दिस इज रो एड्रेस बफर। फिर इन 11 लाइंस पे आप क्या भेजते हैं, कॉलम एड्रेस। तो ये जो बाकी है ये फिर कॉलम एड्रेस है, बाकी 11 बिट्स इनको भी इसी पे भेजा। तो ये जब यहाँ पे आएंगी तो फिर ये कितना हो जाएगा, 11 बिट्स इधर आएंगी और 11 बिट्स इधर आएंगी, ठीक है। इसीलिए इस मेमोरी को स्क्वायर रखा गया है। अगर ये मेमोरी स्क्वायर ना हो, लेट से आपकी रोज जो है वो इसी को टोटल 4 मेगा लोकेशन थी ना, तो आप कर दें वहाँ 4 किलो आप इसी के अंदर 4 किलो रोज कर दें और 1 किलो कॉलम कर दें, ठीक है। तो ये भी सही है। अब 4 किलो रोज और 1 किलो कॉलम हो तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, दिस इज अगेन 4 मेगा। तो मेमोरी का साइज तो वही 4 मेगा है, लेकिन अब फर्क क्या होगा, अब कॉलम्स के लिए आपको कितनी एड्रेस बिट्स चाहिए होंगी 1 किलो के लिए, 1 किलो इज 2 पावर 10 इक्वल्स टू 1 किलो, तो मीन्स कि 10 चाहिए होंगी। अगर रो के लिए कितनी चाहिए होंगी, 2 पावर 12 इक्वल्स टू 4 किलो, ना यू विल बी नीडिंग 12। तो यहाँ पे अब आपको 12 लाइन्स चाहिए होंगी, जिनमें से रो की बारी 12 यूज होंगी और कॉलम की बारी सिर्फ 10 यूज होंगी। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर दें, इक्वल कर दें, तो उसका फ़ायदा ये कि वही लाइन्स
यूज होती हैं और लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो यहाँ पे 11 लाइंस है, इनके थ्रू कॉलम, पहले रो का एड्रेस आएगा फिर कॉलम का आ जाएगा, दोनों इधर बफर हो जाएंगे। रो एड्रेस बफर जो है, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी इनपुट दी जाती है रो डिकोडर को, ठीक है, और कॉलम एड्रेस की दी जाती है कॉलम डिकोडर को, ठीक है जी। डिकोडर का काम क्या होता है जी, डिकोडर कैसे काम करता है? डिकोडर कोई बता दें। डिकोडर जनाब, डिकोडर पता होना चाहिए ना। डिकोडर की होती हैं कुछ इधर से सिलेक्शन लाइंस और यहाँ पे होती हैं आउटपुट लाइंस। आउटपुट लाइंस में से डिकोडर की एक लाइन सेलेक्ट होती है, यहाँ पे इन सब लाइंस में कुछ सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन आता है, और जितनी लाइंस होती हैं 2 पावर n लाइंस जो हैं इट इज इक्वल्स टू आउटपुट। अगर 2 की पावर 2 होंगी, 2 लाइंस होंगी, तो आउटपुट 4 लाइंस होंगी। अब यहाँ पे 11 है तो 2 की पावर 11 कितना होता है? 2048। तो इसमें 2048 आउटपुट लाइंस होंगी, और डिकोडर में हमेशा आउटपुट में से जो सिग्नल आता है, इस सिग्नल की बेसिस पे आउटपुट में से कोई एक लाइन जो है वो सिलेक्ट होती है, ठीक है। दिस इज डिकोडर। तो ये यहाँ पे रो डिकोडर लगा हुआ है, तो जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, एड्रेस आएगा, उनमें से कोई इन 2048 2048 लाइंस में से यहाँ पे होंगी, उनमें से कोई एक सिलेक्ट होगी। और इसी तरह कॉलम डिकोडर भी सेम काम करेगा। 11 बिट का एड्रेस इधर से आएगा, उन 11 बिट के कॉम्बिनेशन की बेसिस पे दिस इज गोइंग टू काउंट वन ऑफ द लाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया डिकोडर का केस। इसी तरह हमने फिर बात की थी कि साथ साथ हमने इसको रिफ्रेश भी करना होता है। जब रिफ्रेश करना होता है तो उसके लिए भी सर्किटरी लगी है, तो वो रिफ्रेश काउंटर होता है। जब रिफ्रेश हो रहा होता है तो उस वक्त इस मल्टीप्लेक्सर में जो आउटपुट जाती है वो रिफ्रेश सर्किटरी की जाती है, रो एड्रेस की नहीं जाती। तो उस वक्त इस ऑपरेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है, और यहाँ पे साथ इसके मक्स की आपको पता है सिलेक्शन लाइन होती है, ठीक है जी। तो कंट्रोल लाइन होती है, सॉरी। ये सिलेक्ट करेगी कि जी इस लाइन की इनपुट को या इस लाइन की इनपुट को सिलेक्ट करना है। ये क्या होता है, ये हमेशा ये 1 बिट की इधर चाहिए आपको। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक आउटपुट लाइन होती है, मल्टीपल इनपुट लाइन होती है, और यहाँ सिलेक्शन लाइन होती है। सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती है कि किस इनपुट लाइन को आउटपुट पे भेजना है, तो इनमें से कोई एक जाएगी, जितनी भी हैं। इनका भी आपस में रिलेशनशिप ये होती है कि 2 पावर जितनी भी यहाँ पे आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं, उनकी बेसिस पे ये इनपुट लाइन सेलेक्ट होती है। तो 2 की पावर n इक्वल्स टू ये सिलेक्शन लाइन है इज इक्वल्स टू इनपुट लाइन। अगर इधर 2 हैं तो इधर 1 बिट चाहिए, अगर इधर 2 बिट होंगी तो इधर 4 इनपुट लाइन हो सकती हैं, अगर 3 बिट्स होंगी तो इधर इनपुट लाइन 8 होंगी, लेकिन आउटपुट लाइन हमेशा एक होती है मक्स के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में। तो ये इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट पे भेजता है। तो ये जब रिफ्रेशिंग होगी तो रिफ्रेशिंग में यहाँ पे आएगा, और ये एक एक रो वाइज जो इसको वो रिफ्रेश करता जाएगा। पहली रो होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इसीलिए यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है कि 1 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, 3 हो गई हैं। जबकि यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखें तो रिफ्रेश सर्किटरी साथ ही कनेक्टेड है, जो कि हर वक्त इसको जब भी इसकी रिफ्रेशिंग चल रही है तो इसको इनपुट दे दिया करेगी कि जी रिफ्रेश कर दें, ठीक है। जब ये रेगुलर काम हुआ जी, रो एड्रेस से एड्रेस आया, कॉलम एड्रेस से आया, ये रो डिकोडर को दिया गया, कॉलम डिकोडर से हुआ, यहाँ पे मौजूद कोई भी जो डेटा एलिमेंट है 4 बिट का वो रीड होगा, ठीक है जी। और रीड हो के अगर रीड ऑपरेशन है तो रीड होके वो प्लेस किया जाएगा डेटा आउटपुट बफर पे, और अगर बाहर से आ रहा है राइट कर रहे हैं तो फिर यहाँ से उनका एड्रेस सेलेक्ट किया जाएगा, और इस जगह पे जो डेटा इनपुट से आ रहा है उसको यहाँ ला के राइट किया जाएगा, ठीक है। और अगर आउटपुट है तो फिर यहाँ से जाते हुए आउटपुट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इनमें होता है, और ये आप देख सकते हैं कि 4 बिट का बेसिकली डेटा जो है वो इनपुट या आउटपुट हो। सो दिस इज अ DRAM कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट किस्म की फिर सर ये DRAMs हैं, इसी तरह EPROMs हैं जी। सर ये आउटपुट जो है ना हमारे साथ बाइनरी में होगा जो डिकोडर का आप बता रहे हैं? जी जी, ये तो सारी बाइनरी है, सारा का सारा हर चीज़ तो बाइनरी है, कोई भी चीज़ बाइनरी के अलावा नहीं। ये भी तो जैसे जो बाइनरी का आउटपुट 4 हमारे बिट का साथ कॉम्बिनेशन है ये। जी जो हमारे साथ आउटपुट होगा ना सर वो भी बाइनरी में ना सर? जी जी, सब बाइनरी है, हर चीज़ बाइनरी है। ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जितना भी है वो सारे का सारा बाइनरी है।
उसमें कोई और चीज़ नहीं है। इनका कॉम्बिनेशन इंडिकेट करेगा कि जी ये क्या चीज़ है। अब ये ज़रा पुराना वो हो गया कि जी थोड़ा सा बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है। आजकल जिस तरह है तो 8 बिट की तो मिनिमम होगी, 8 बिट से ज़्यादा ही होती है, 8 बिट का मल्टीपल होगा, 8 की होगी, 16 की होगी, 32 की होगी, 64 बिट की होगी। कितनी आउटपुट आ रही है, प्लस वी यूज़ मल्टीपल चिप्स इन पैरेलल। ये तो एक सिंगल चिप की बात हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं मल्टीपल चिप्स के ऊपर ये डेटा स्टोर करते हैं, मल्टीपल चिप्स से हम इसको रीड करके ला रहे होते हैं। तो इसी तरह ये एक डी रैम की ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे आपको वीसीसी लाइन है जो एक्टिव उसको करंट देती है, फिर डेटा लाइंस हैं, राइट इनेबल लाइन है, नो करंट लाइन है, कॉलम एड्रेस स्ट्रोब है, रो एड्रेस स्ट्रोब है, फिर आपकी ग्राउंड लाइंस हैं। तो मल्टीपल टाइप्स की ये लाइंस हैं। दिस इज अ 24 पिन। और यहाँ पे आपको एक ईपी रॉम का दिया हुआ है। जनरली ईपी रॉम्स जो हैं उनकी ज़्यादा होती है। अब ये 8 मेगाबिट है, और जबकि ये 4 मेगा मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स कि 16 मेगाबिट की है। तो लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि लाइन ज़्यादा है। क्यों लाइन ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर एड्रेस लाइन सारी की सारी उन्होंने यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप एड्रेस लाइन देखें तो आपको कितनी नज़र आ रही हैं? आप डेटा लाइन कितनी है तो पहले डेटा लाइन देख लें। डेटा लाइन D0 से लेके D7 तक है। ठीक है, इट मीन्स कि एक वक्त में 8 डेटा लाइन है। जब 8 डेटा लाइन है तो इसमें लोकेशंस कितनी है? 8 मेगाबिट डिवाइडेड बाय 8 बिट्स। तो लोकेशंस कितनी आ रही हैं इसके अंदर? 1 मेगा लोकेशंस आ रही हैं इसके अंदर। तो 1 मेगा लोकेशंस के लिए एड्रेस कितनी बिट्स का चाहिए होगा जी? 1 मेगा लोकेशन के लिए एनीवन? सर सिंपल दोबारा है। सर दोबारा रिपीट 1 करिए। मेगा लोकेशंस के लिए कितनी बिट का एड्रेस चाहिए? 1K मल्टीप्लाई बाय 1K। जी सर 64 बिट का। नहीं नहीं, 1 मेगा लोकेशंस यार। मेगा के लिए 1 मेगा, 2 पावर हाउ मच इज इक्वल्स टू 1 मेगा? 22 सर। जी 10 कितना होता है? 2 पावर 10 किलो। 2 पावर 20 कितना होता है मेगा? ठीक है जी, तो आपको 20 बिट्स का चाहिए। तो इधर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया है, A0 से लेके A1 2 3 टिल यहाँ पे भी इस तरफ भी हैं कुछ एड्रेस लाइंस, और आखिरी कौन सी है? A19। मतलब कि 20 बिट्स का जो है वो एड्रेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी लाइनें इसी तरह करंट बेसिक पॉजिटिव करंट लाइंस हैं, ग्राउंड लाइंस हैं, और प्रोग्रामिंग ग्राउंड कि जी प्रोग्राम आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रोग्राम अनेबल नहीं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जी कॉलम एड्रेस स्ट्रोब और रो एड्रेस स्ट्रोब नहीं यूज़ हुआ, जबकि जो ये यहाँ पे ये थी इसके अंदर आपको यहाँ पे ये रो एड्रेस स्ट्रोब और कॉलम एड्रेस स्ट्रोब यूज़ हो रहा होता है। ये बेसिकली बताते हैं कि ये जो एड्रेस आ रहा है 11 बिट्स का हाफ ऑफ करके भेज रहे हैं ताकि आपकी लाइन कंटेंशन ना हो। तो इसके लिए फिर इन्होंने ये मैकेनिज्म यूज़ किया हुआ है। तो ये बताते हैं कि जी आपका अभी जो एड्रेस आ रहा है वो रो का है या कॉलम का आ रहा है। ये लाइंस जो हैं वो बता रही है। इसी तरह ये एक 256 किलो बाइट का मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो 256 का कॉलम आ रहा है, अब ये बिट पर चिप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, टोटल कितना है? 256 किलो बाइट। बाइट है, याद रखिएगा। तो 256 किलो बाइट का क्या मतलब है? 256 किलो मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स, यही हो गया। ठीक है, बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो या तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है, आपका ये जो 256 है, ठीक है, 256 को अगर आप एक एक बाइट को स्टोर करेंगे इसके अंदर तो टोटल तो आपका आ जाएगा जी 256 किलो लोकेशंस बन जाएंगी। ठीक है जी, और 256 किलो का मतलब क्या होता है? कितने? 2 पावर 18 से आप इसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, 256 किलो लोकेशंस को।
किया क्या है, हर एक को लेदा चिप पे स्टोर कर दिया। यहाँ एक चिप है, यहाँ दूसरी चिप है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये चिप नंबर 8 है। तो ये चिप 8 है ये वाली, और ये चिप नंबर 1 है। ये इसको ज़्यादा बेहतर हो तो आप चिप 0 और चिप 7 के लें, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हर चिप के साथ आप कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बिट पर चिप। तो कोई भी आप एक बाइट स्टोर कर रहे होंगे, लेट्स से ये एक बाइट है आपका, यू आर स्टोरिंग दिस बाइट। इसका ये जो फर्स्ट बिट है, इट्स गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट चिप, second bit is going to be stored on the second chip, and the last, this 8th bit is going to be stored onto this chip। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्टोर करेंगे। अब इसके लिए जो एड्रेस जनरेट हो रहा है वो आप एड्रेस सब पे एक ही जगह का होगा ना। अगर कोई चीज़ आप यहाँ से रीड कर रहे हैं तो उसकी बिट यहाँ पे यहाँ है, इस पे यहाँ है, बीच की भी एक और उस पे यहाँ होगी। अगर कोई चीज़ आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो इसमें भी यहाँ है, इसमें भी यहाँ है, और जो 8th चिप है उसमें भी यहीं पे होगी। ठीक है, तो वो एड्रेस मीन्स के एड्रेस सबका सेम होता है। अब इस चिप बिट पर चिप में अब आपको जो एड्रेस रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है कि लोकेशन हर एक के ऊपर कितनी है, 256 के लोकेशंस हैं। ठीक है, और 8 बिट्स में कर दी है। तो अब हर एक को एड्रेस कितना चाहिए, 256 के लिए कितना चाहिए होता है, हाउ मच, 2 पावर हाउ मच इज इक्वल्स टू 256 के। ये आपका सारा न्यूमेरिकल बेस्ड आगे होंगे भाई, पेपर वगैरह और ये सारी चीज़ें। ये अब आपको बड़ी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आप पूरा कर रहे हैं। ये सर एग्जाम में आएगा इस तरह के क्वेश्चन सर? जी 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 जी, आर्किटेक्चर में होती यही चीज़ें सारी। बेसिक सी चीज़ है। 2 पावर हाउ मच इज इक्वल्स टू 256। ये आपने पूरे बीएस में 4 साल यही चीज़ पढ़ी और अभी भी नहीं आती, तो यार ये बड़ी अजीब सी बात होती है। 256 2 की कितनी पावर होती है? टू की पावर 7 सर? जी 2 की पावर 8 होती है भाई। 2 की पावर 8 इज 256, और 2 की पावर 10 इज किलो। ठीक है, तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 10 इज इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर 8 256 सर। ठीक है जी, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 पावर 18 इज इक्वल्स टू 256। तो इतनी बिट्स आपको चाहिए होती है। 18 बिट्स आप चाहिए इसकी एड्रेस की। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि 18 बिट का एड्रेस आ रहा है, और मेमोरी सिस्टम को एड्रेस जब भी सीपीयू से आएगा तो वो किससे आएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से आएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MBR उन्होंने लिख दिया, दिस इज MAR। ठीक है, और ये एड्रेस यहाँ से आएगा MAR से। 18 बिट का आपका एड्रेस आएगा जो मेमोरी सिस्टम को मिलेगा। मेमोरी सिस्टम उसकी बेस पे एक डेटा का पूरा एक वर्ड या एक बाइट प्रोड्यूस करेगा, और वो हर चिप से अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ कितनी चिप्स लगी हुई हैं इस तरह की, यहाँ पे आपकी इस तरह की कितनी चिप्स लगी हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर जिस तरह चिप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं ये 8 चिप्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये डॉट्स उसी के लिए डालने में कि इस तरह का सारा काम नीचे हो रहा है। दिस इज चिप नंबर 1 एंड दिस इज चिप नंबर 8। तो हर चिप से एक एक बिट प्रोड्यूस होकर आपके MBR पे जाएगी और यहाँ से CPU को सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज a 256 किलोबाइट मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह ये 1 मेगाबाइट का मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर क्या किया गया है, चिप ग्रुप्स बनाए गए हैं। बेसिकली डिफरेंट चिप्स ग्रुप्स हैं, वही है, सेम मेमोरी है जो अभी आपने यहाँ पीछे देखी, सॉरी ये देखी आपने। इस मेमोरी के 4 मॉड्यूल्स कर दिए हैं, 4 इस तरह के दिए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये इसमें क्या है जी, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 512 वर्ड्स बाय 512 बिट्स का है। ठीक है, 512 बाय 512 का है। 512 इंटू 512 कितना होता है, इंटू 512 हाउ मच इज दिस,
दिस इज 256K। ये कितना है? 2 पावर 9 है इंटू 2 पावर 9। दिस इज 2 पावर 18 विच इज 256 किलो। ठीक है, और इसके ये एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आ रहा है। वो जो आपने देखी है वो पूरी की पूरी ये एक चिप है। ठीक है, दिस इज 1, नाउ दिस इज सेकंड, ठीक है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो 4 इसमें ग्रुप बना दिए। तो टोटल अब मेमोरी का साइज कितना हो जाएगा? उस एक का 256 था, 256K मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 4 ग्रुप्स हैं, तो ये बन जाएगा 256 इंटू 4 कितना होता है? 1024 मीन्स कि 1 मेगा बाइट की हो गई है। 1 मेगा बाइट के लिए आप कितना एड्रेस चाहिए? 2 की पावर हाउ मच इक्वल्स टू 1 मेगा? 20 जी सर 20 जी 20। पूरे ठीक है, तो 20 बिट चाहिए, तो ये वही 20 बिट्स आ रही हैं। सिर्फ इसमें लॉजिकल डिवीजन होगी। डिवीजन क्या होगी? हमने चिप ग्रुप एनेबल्ड कर दिया। अगर चिप ग्रुप एनेबल्ड होगा तो ग्रुप वाइज जो है ना चीज़ें स्टोर होंगी, अदरवाइज यू कैन स्टोर देम इन अ मिक्स मोड। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले चिप ग्रुप पे या तो आप स्टोर कर रहे होंगे, 8 बिट का है, तो एक बिट जो ये जो 2 बिट्स का कॉम्बिनेशन है ये 4 चिप ग्रुप्स को मेंशन करेगा जी। चिप ग्रुप 00 है, 01 है, 10 है, 11 है। ठीक है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है, और बाकी जो एड्रेसेस हैं वो सीधा सीधा हर चिप को अलग-अलग से बता रहे होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है और ये उसके ऊपर आ जाता है। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन हो? सर कंफ्यूजिंग ही हो रहा थोड़ा सा। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? टोटल इसका साइज देखें, ये सारे एक बार ना अपने उस पे कर लें, अपनी अपनी नोटबुक के किसी चीज पे देखें, इसका साइज देखें कितना है। 1 MB है सर। 1 MB ना, 1 MB के लिए एड्रेस कितना चाहिए पहले उसको देख लें। नो सर चाहिए उसको। नहीं, 1 MB के लिए एड्रेस सीधा ही है ना। 1 मेगा लोकेशन है, तो 1 मेगा लोकेशन के लिए कितनी बिट का एड्रेस चाहिए? 8 बिट। नहीं नहीं, 1 मेगा के लिए यार, अभी हमने किया है। सॉरी 20 सर। 20 बिट का 1 मेगा है, और विद इन दिस ये आप 1 मेगा को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो ये जो पहला ग्रुप है ये एक ग्रुप हो गया। मैं ठीक है जी, ये हो गया एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये जो ये पहला ग्रुप है, ग्रुप क्या है? ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, और ये फोर्थ ग्रुप है, डी जो है D1 D2 D7 और D8। इसी तरह C1 C2 C3 C8। अब एक ग्रुप का जो साइज है, अगर 1 मेगा को हम 4 पे डिवाइड कर दें, 1 मेगा बाइट को 256 आ जाएगा डिवाइड बाय 4 कर दें, तो हर एक का साइज कितना होगा? सर 256। 256 के। अब हम रिवर्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो 256 के हर मॉड्यूल के लिए आप इसके लिए एड्रेस कितना चाहिए? 256 के लिए कितनी बिट का चाहिए? सर 2 की पावर 8। 8 इसका है और 10 इसका है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। 18 सर। ये इतना सिंपल होता है, आपको कुछ कहा, आपको मैं को 256 टेरा का बता दें तो कुछ भी नहीं है। 8 इसका है प्लस टेरा का कितना है? 40।
गीगा का 30, टेरा का 40, गीगा का 20, किलो का 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है जी? 48 इसका हो जाता है। बहरहाल ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है इस वक्त ये है। तो इसमें कितना हो गया आपका? 256 किलो 18 बिट का एड्रेस। ठीक है, तो अब आपको इंडिविजुअल इसके लिए 18 बिट चाहिए, और इस तरह के हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। जब 4 हो गए तो 2 बिट उसके लिए भी चाहिए। तो इन दैट केस भी ये हमें 18, तो ये है 18 बिट का ये एड्रेस है, और साथ ये 2 चाहिए। या तो हम यूं करेंगे, और अगर हम ये चिप ग्रुप नहीं बनाते, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको 20 बिट चाहिए, क्योंकि साइज तो टोटल वही है 1 मेगाबाइट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। चिप ग्रुप इज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप अलग-अलग उन चिप्स के ऊपर स्टोर कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, और फिर आप उनसे लेके आ रहे हैं। तो जबकि यहाँ पे क्या 18, और 18 बिट्स में भी फिर फर्दर डिवीजन कैसे हुई हुई है? 9 बिट्स रोज की हैं और 9 बिट्स कॉलम्स की हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप कि 512 रोज हैं और 512 आपके कॉलम्स हैं हर उसके ऊपर। ठीक है, तो ये 512 के लिए कितना एड्रेस चाहिए होता है आपको? 9 से 2 की पावर 9। हाँ जी, 2 की पावर 9 है, 9 बिट चाहिए होती है। तो वही 18 यहाँ कंज्यूम हो जाती है। 9 किसके लिए कंज्यूम हो रहा है? 9 आपका रो के लिए हो रहा है, 9 आपका कॉलम के लिए हो रहा है, और जो 2 है वो आपका चिप लेवल के ऊपर हो रहा है। ठीक है जी, कि चिप कौन सी सिलेक्ट करनी है आपने, चिप ग्रुप जो है, सॉरी। ठीक है, तो टोटल एड्रेस जो है वो आपका वही है, वो 20 बिट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है आपकी। ठीक है, और वो 20 बिट कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है? 1 मेगाबाइट। तो ये आप डिफरेंट किस्म की इसके अंदर आप फिर इस तरीके की मॉडिफिकेशंस करते हैं। ठीक, एक वो कर लें, आप वैसे देख लें। लेट्स से 1 मेमोरी सिस्टम है जी, और मेमोरी के अंदर बिट पर चिप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ चिप्स इक्वल्स टू, इसको भी छोड़ दें, आप ये कर लें 64 मेगाबाइट की है। ठीक है, मेमोरी साइज है ये, और 8 बिट का वर्ड है, मींस के रीड राइट जो है वो आप 8 बिट की कर लें। ठीक है, तो एड्रेस बिट्स बताएं जी कितनी होंगी, जल्दी से ये बता दें। इसके अंदर एड्रेस बिट्स कितनी होंगी? रो एंड कॉलम की अलग-अलग या टोटल दोनों बता दें, ये जल्दी से मुझे बता दें, 2 मिनट में इस पे सोच लें। सर 16 बिट की रो हो जाएंगी और 8 बिट का कॉलम हो जाएगा सर। तो सॉरी सर, 16 बिट की कॉलम हो जाएगा और 18 बिट का हमारा रो हो जाएगा सोच सर। लें अभी, नहीं अभी सोच लें अच्छी तरह।
जी सबसे पहले तो ये देख लें टोटल साइज कितना है ना मेमोरी का, और मेमोरी का जो टोटल साइज है वो 64 मेगाबाइट है। ठीक है, तो एड्रेसेबल लोकेशंस कितनी है इसमें? जी जी, पहले सबसे पहले तो आप बात किसकी करें? हम बात करते हैं जनरली हर बिट पर चिप की। तो अगर बिट पर चिप है तो हर चिप अलग-अलग आइडेंटिफाई होनी है, एक एक बिट इधर आइडेंटिफाई होगी जी हर बिट के ऊपर। सॉरी, ठीक है। तो 64 मेगाबिट का मतलब ये है, सॉरी मेगाबाइट का मतलब ये है कि हर एक के ऊपर 64 मेगा बिट मौजूद है इन चिप के ऊपर। 8 है ना, तो 8 मिला के 64 मेगाबाइट बना लेंगे। तो 64 मेगा लोकेशंस हो गई आपकी। तो 64 मेगा लोकेशंस के लिए एड्रेस कितना चाहिए हमें? ठीक है जी, तो 64 मेगा लोकेशंस कितना बन जाएगा? 2 की पावर हाउ मच इज 64 मेगा, कितनी होती है जी? तो 2 की 2 पावर 5 पावर नहीं, 2 की पावर 6। नहीं, देखें 64 क्या होता है? 64 के लिए कितनी चाहिए? 6, और मेगा के लिए कितनी चाहिए? 20, सो इट्स बिकम 20 सर। 26। ठीक है जी, तो 26 ओके बिट्स सर। जो है वो हमारी। ठीक है, तो 26 जब टोटल हैं तो इसमें से यूं यूं आपका आ जाएगा। तो आप इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इधर भी करेंगे, तो आधी है वैसे, तो आधी कर लेना आप। 13 प्लस 13 रोज एंड 13 कॉलम्स हो जाएंगे। इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर लें। 64 मेगा लोकेशंस कैसे बनती हैं जी? 64 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ चेक कर लें कि क्या ये सिमेट्रिक बनती है या नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे तो 13 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 64 मेगा कैसे बनेगी? क्या ये बन सकती है? ठीक है जी, तो उसमें आपका ये हो जाएगा 8 किलो इधर है और 8 किलो इधर है। ठीक है, 8 किलो इधर है और 8 किलो इधर है। अगर यही 32 हो तो फिर सिमेट्रिक नहीं बनती, फिर यहाँ पे 8 किलो होंगी और दूसरी तरफ 4 किलो हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर सिमेट्रिक नहीं होती, लेकिन ये सिमेट्रिक बन जाती है, 8 किलो और 8 किलो। तो 8 किलो के लिए कितना एड्रेस चाहिए? रोज के लिए कितना चाहिए? 8 किलो, 2 की पावर हाउ मच इज इक्वल्स टू 8 किलो? सर 13। जी 13, 3 इसके लिए और 10 किलो के लिए, तो कितना बन गया? 13। तो 13 बिट का वो अब आपको नजर आ रहा है, यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। 13 रोज हैं और 13 कॉलम्स हैं, तो दोनों तरह से हम उसको देख रहे हैं कि जी 13। और इसी को अगर आप मज़ीद इस तरह के इन चिप्स जो हैं बिट पर चिप, इनको जो अभी हमने देखा ना कि मल्टीपल उसमें लगा दें, अभी मल्टीपल चिप ग्रुप बना दिए हैं, तो और ज़्यादा आप इसको फिर बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, तो इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड इंटरलीव्ड मेमोरी। इंटरलीव्ड मेमोरी में क्या होता है? यू डू हैव अ कलेक्शन ऑफ डी रैम चिप्स, सो यू ग्रुप देम इनटू मेमोरी बैंक्स। ठीक है, और बैंक्स जो हैं दे कैन इंडिपेंडेंटली सर्विस रीड और राइट रिक्वेस्ट। सो के बैंक्स दे कैन सर्विस के रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली। तो जब आप बैंक्स में डिवाइड कर देते हैं तो मेमोरी बैंक क्या करता है कि ये चिप मल्टीपल आपने बना दिए, चिप ग्रुप्स बना दिए हैं, तो इंटरलीव मेमोरी के केस में अगर ये एक मेमोरी बैंक है और ये दूसरा मेमोरी बैंक है और ये तीसरा मेमोरी बैंक है, चौथा है, तो 4 मेमोरी बैंक्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली मेमोरी जो है उनके ऊपर काम कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरलीव्ड मेमोरी। ये भी एक मैकेनिज्म बड़ा मेजर है जिसके थ्रू मेमोरी परफॉर्मेंसेस को बढ़ाया गया है। ठीक है, समझ गए कि आपके डी रैम चिप्स हैं जिनको आपने ग्रुप कर दिया इनटू मेमोरी बैंक। तो वो जो बैंक है ना, बैंक बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग। सो दिस इज वन बैंक, दिस इज अनदर बैंक। तो ये बैंक्स जो हैं ये अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये चिप्स जो हैं, लेकिन ये
इंटरडिपेंडेंट हैं, ये इकट्ठे ही काम करती हैं, क्योंकि जो एक एड्रेस जनरेट हो रहा है वो इसका भी है, वो इसका भी है, वो इसका भी है, वो इसका भी है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरलीव मेमोरी। इसी तरह एरर करेक्शन मैकेनिज्म होता है आपका इनमें। उसमें एरर करेक्शन में एक तो ये भी हो सकता है कि जी हार्ड फेलियर है। हार्ड फेलियर से मुराद ये होता है कि आपको कोई परमानेंट फिजिकल डिफेक्ट हो गया आपका मेमोरी के अंदर, और अब उसका कोई आपको रिलायबिलिटी नहीं है कि जी वो करेक्टली स्टोर करता है वैल्यूज़ को आपके, या नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कोई फिजिकल डैमेज हो गई, कुछ और हो गया, वियर एंड टीयर हो गया। और जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर्स के अंदर देन दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर चार्ज लेवल। दूसरी तरह के होते हैं फिर सॉफ्ट एरर्स। सॉफ्ट एरर्स जो हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव कोई इवेंट है, मीन्स कि जिनकी वजह से कोई परमानेंट डैमेज नहीं होती, उनकी वजह से होते हैं। इट कैन बी एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कैन बी एस पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स, कैन बी एनीथिंग। तो इसकी वजह से एक टेम्परेरी एरर आ जाता है और उसको हैंडल किया जा सकता है। इस तरह के जो एरर्स होते हैं, और चूंकि मेमोरी में ऐसा बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा मेन मेमोरी में, तो इस तरह के चूंकि एरर्स बहुत कम होते हैं, इनके लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म है हैमिंग एरर करेक्टिंग कोड्स के ECCs का, जो कि यूज़ किया जाता है। वो हैमिंग एरर करेक्टिंग कोड बेसिकली क्या करते हैं, you actually produce some sort of a data and you store that data। तो जब भी आप उस डेटा को स्टोर करते हैं इनसाइड योर मेमोरी सिस्टम, तो आप उस मेमोरी सिस्टम के अंदर ना सिर्फ एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसके कोड को भी स्टोर करते हैं। सो सपोज इफ यू आर स्टोरिंग M डेटा, let me make it full screen। तो अगर आप M डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो M के लिए K बिट्स होती हैं, और इनका रिलेशनशिप यूं है कि आपने अगर M डेटा को स्टोर करना है, सो यू आर गोइंग टू नीड 2 पावर K -1 से यू कैन स्टोर M अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे अगर आपकी K बिट 5 है, सो यू वुड बी एबल टू स्टोर 2 पावर 5 -1, मीन्स कि 16 बिट के डेटा के साथ आपको 5 एरर बिट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा है M बिट्स का, दिस इज योर डेटा, मेन डेटा, और उसके साथ ये एरर करेक्टिंग कोड है, इसको आप स्टोर करते हैं मेमोरी में। अब ये जो एरर करेक्टिंग कोड है, मैकेनिज्म ये होता है कि आपका कंपैरेटर होता है जो कि इन्हें बेसिकली चेक करता है। जब भी कोई डेटा आपका जब भी आपने स्टोर करना है, डेटा इन हो रहा है, तो आपने ना सिर्फ उस M को स्टोर करना है, उसके ऊपर आप अपना ECC का फंक्शन अप्लाई करेंगे, उससे K बिट्स प्रोड्यूस होंगी, और उन K बिट्स को भी मेमोरी में स्टोर करेंगे। जब भी उस डेटा की रीड रिक्वेस्ट आएगी, तो एक तो वो M डेटा प्रोड्यूस होगा, साथ वो जो आपने एरर करेक्टिंग कोड प्रोड्यूस किया था उसको आप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उस ECC के डेटा को कंपेयर किया जाता है विद ये जो M जो प्रोड्यूस हुआ था, उसको उसी फंक्शन, जो ये फंक्शन यहाँ पे स्टोर करते वक्त था, रन टाइम पे रीड करते हुए अब आप उससे चेक करते हैं, उससे गुजारते हैं। वो F उसी तरह K बिट प्रोड्यूस करता है, इन K बिट्स को इन K बिट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर तो वो सेम है, इसका मतलब है कि जी आपका आपका डेटा ठीक है। अगर ये सेम नहीं आता, तो इसकी फिर 2 रीजन हो सकती हैं, या तो डेटा में कोई करप्शन हो गई है, या जो आपका स्टोर्ड K बिट्स थी उनमें कोई करप्शन हो गई है। तो दोनों में से किसी में करेक्शन है। अब उसके अंदर 2 केस हो सकते हैं, या तो वो डेटा करेक्ट किया जा सकता है, जनरली इट करेक्ट्स अप टू 2 बिट्स ऑफ एरर्स। ठीक है, या फिर वो डेटा प्रोड्यूस नहीं, अगर तो करेक्ट नहीं किया जा सकता, सो एन एरर सिग्नल इज जनरेटेड। अगर करेक्ट किया जा सकता है, सो दैट इज पास थ्रू अ करेक्टर, और करेक्टर जो है उसकी बेसिस पे आपको करेक्ट करके M डेटा प्रोड्यूस करके आके फॉरवर्ड कर देता है। सो दिस इज हाउ एन एरर करेक्टिंग कोड इट वर्क्स। ठीक है जी। अब एरर करेक्टिंग कोड काम कैसे करता है, जो भी आपका डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस डेटा की बेस के ऊपर आप उनका ऊपर ECC फंक्शन अप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे अब आपको एग्जांपल दी गई है, यू डू हैव दिस डेटा 1 1 1 and 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें, यू आर बिल्डिंग अ साइकिल हियर। ठीक है, इन साइकिल्स के ऊपर आप इन सब का बेसिकली हो क्या रहा है, इन सब का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। ठीक है, जितने भी डेटा एलिमेंट हैं
यूजुअली तो यहाँ पे इट्स अ बिट इजियर। तो आप जब इसे क्रिएट कर रहे हैं, सो यू आर सीइंग कि जी इनकी वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है। वैल्यू कौन सी देखी जाती है, आप इसका XOR फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 इट प्रोड्यूस, XOR क्या प्रोड्यूस करता है 1 और 1 में? सर 1 नहीं शायद। जी जी 1 प्रोड्यूस करता है। जी XOR क्या प्रोड्यूस करता है? सर 1 नहीं शायद प्रोड्यूस करता है, अगर 1 1 करेंगे सर। अच्छा 1 1 का और 1 0 का एंड क्या प्रोड्यूस करता है? सर एंड तो दोनों ट्रू होंगे तो सर ट्रू होगा। ठीक है, सर 1 0 को 0 करेगा, अगर 1 1 हुआ तो फिर 1 करेगा, अगर जी 0 1 हुआ तो फिर 0 करेगा। ठीक है। और अगर 1 1 होगा तो सर तो 1 करेगा। 1 करेगा फिर। 1 1 को 1 प्रोड्यूस करेगा। जी सर। जी सर अब वो 1 तो 1 एंड नहीं हो गया। तो फिर XOR ने तो सर उल्ट करना है। जी अगर 1 1 है तो उसको 0 में 0 कर देगा ठीक XOR। जी, यहाँ पे XOR जो है वो करता है काम इस तरह कि XOR में अगर सेम बिट्स होंगी तो 0, अगर डिफरेंट होंगी तो 1, ठीक है। XOR यूं काम करता है। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, 0 एंड 1 इज 1, ठीक है। ये 1 प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे 1 और 1 0, ठीक है। 1 और 1 सेम है ना, 0 0 एंड 1, सॉरी 0 एंड 0 0। इसको यूं भी चलेंगे आप, 0 और 1 1, 1 एंड 1 इज 0, ठीक है, क्योंकि XOR है। यहाँ पे 1 एंड 1 0, 0 एंड 0 इज 0, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह यहाँ पे जब ये आ गया जनाब, इसने प्रोड्यूस किया और यूं स्टोर कर दिया। लेकिन जब रीडिंग का टाइम आया तो यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 0 कर दिया है। जब ये 0 कर दिया है तो अगेन जब ये प्रोड्यूस, और ये डेटा स्टोर डेटा है आपका, ठीक है। जब ये स्टोर डेटा से अगेन चेक करेगा रन टाइम के ऊपर कि जी क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, सो ये इट विल सी कि जी 1 और 1 क्या प्रोड्यूस करता है 0, 0 और 1 क्या प्रोड्यूस करता है, सॉरी 1 एंड 1 0, 0 0 क्या प्रोड्यूस करता है 0। तो यहाँ पे 1 लिखा है जबकि प्रोड्यूस क्या होना चाहिए था 0। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस क्या होना चाहिए 1 एंड 1 0 करता है, 0 एंड 0 0 प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज फाइन, ठीक है। तो ये करेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे 0 और 1 क्या प्रोड्यूस करता है 1, 1 एंड 0 क्या प्रोड्यूस करता है 1, जबकि यहाँ पे क्या स्टोर है 0, जबकि ये क्या बता रहा है 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये भी जब गलते हैं और ये भी कंपार्टमेंट थे, तो दो कंपार्टमेंट का जो इंटरजेक्शन है बेसिकली उसमें गलती। इसका मतलब है द डेटा इज करप्ट, डेटा जो है वो फ्लिप हो गया हुआ है। इस डेटा को करेक्ट, एरर करेक्टिंग कोड जो है वो इसको करेक्ट कर देता है कि आउटपुट इसमें मसला नहीं है, बल्कि मसला किसमें, इसमें। अगर एक बिट का ही एरर आ रहा है और अगर वो इसमें आ रहा था, ये मैच नहीं कर रहा था, इसके जो एडजस्टिंग है उसमें ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एरर जो है वो इसके अंदर है। अब चूंकि ये दोनों इनसाइड साथ वाले डिफरेंट आ रहे हैं, जब साथ वाले डिफरेंट आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो बीच में जिसकी वजह से वो डिफरेंट आ रहे हैं दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, इसका मतलब है कि डेटा, ये कौन सी बिट है, ये वो एम बिट है, ठीक है जी। और ये कौन सी है, ये ईसीसी बिट्स है, ठीक है। सो यू आइडेंटिफाइड का जी दिस गाय इज द कल्प्रिट। तो ये आपका ईसीसी कोड का मैकेनिज्म होता है। और इसमें जिस तरह अभी मैंने बताया था बिट्स कितनी यूज होती हैं, यहाँ पे जैसे 4 बिट का डेटा था तो 4 बिट के लिए यू आर गोइंग टू यूज 2 पावर हाउ मच -1 इज 4, 3 - 1 मीन्स कि 2 पावर 2 इज 4, तो 3 बिट्स जो है वो आपकी यूज होंगी, ठीक है।
तो लार्जर साइज पे आप जब करते हैं तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और जनरली आप 8 बिट्स के साथ इसको यूज कर रहे होते हैं। 8 बिट के डेटा के साथ कितने चाहिए होंगे जी आपको? 8 बिट के साथ यू आर गोइंग टू नीड 2 पावर 4 - 1 मींस के 4 आपकी जो बिट्स हैं वो आपकी ECC की होंगी जो K बिट्स हैं, और बाकी M बिट्स जो हैं वो डेटा वाली होंगी। जी एडवांस DRAM ऑर्गेनाइजेशंस में मजीद क्या एडवांसमेंट होती रही है जी? सॉरी कोई क्वेश्चन हो आपको? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है सर, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी नहीं है सर। काफ़ी है सर बहुत ज़्यादा हो गया सर, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है सर, तो ऐसा ना हो कि वो भी समझना है और फिर ये भी ना है। चलें इसको कंक्लूड कर देते हैं फिर, भी है तो बाकी फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास से आगे स्टार्ट कर लेंगे। आपका ठीक है दूसरा सर। क्विज होना है, क्विज बना नहीं सका था, विल कंडक्ट इट टुमारो, और कल जो है कौन सा टाइम सूट करता है, मॉर्निंग में या इवनिंग में ले लें? सर कल तो पूरा दिन क्लासेस होंगे ना सर, 9 से रात क्लासेस 9 तक। चलें फिर नेक्स्ट वीक में ही ले जाते हैं फिर फिजिकल में। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट वीक और सर ड्राफ्ट का बारे में बता दें, ड्राफ्ट देना है। सॉरी क्या कह रहे हैं, आवाज कट रही है। सर ड्राफ्ट